फिजिकल का जो डिफरेंस है वो बहुत ह्यूज है। तो तकरीबन 3 दिन पहले मैंने देखा था कि 125 ऑनलाइन बच्चे और 25 फिजिकल बच्चे। फिर मेरा गुमान ये है कि ये 2-3 दिन में और बच्चों का एडमिशन भी हुआ होगा, तो शायद इस वक्त हमारे फिजिकल बच्चे पहुंच गए हों 40 से 45 पे, ऑनलाइन और ऊपर चले गए हों। लेकिन 25 भी मान लें तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस वक्त जो हमारे पास 3 दिन पहले की भी जो वो स्टैट्स हैं वो भी वो गायब हैं, या शायद लोग आहिस्ता आहिस्ता आए और फिर सोचा पहला दिन है, पहला दिन तो पता नहीं क्या बातें होती हैं, अगले दिन से काम शुरू करेंगे। तो लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि वो कितनी एनर्जी मिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम आप सब जो है ना, और आप इतनी देर तक ये फीचर्स देख देख के जो है ना वो होते रहे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि चलो पहला दिन है तो हो सकता है 3-4 मिनट तक बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हों, तो जो है ना मैं कैसा ना हो मैं क्लास में जाऊं तो मेरा दिल टूट जाए, लेकिन जो है ना क्लास इस वक्त दिल तोड़ने वाली हुई भी चले, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे सबको एहसास होगा कि नहीं अब हमें पढ़ना है, आग लगानी है। 2 तरह के लोग हैं, एक वो हैं जिन्होंने पूरा बी लॉ पढ़ना है, और एक वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सी लॉ पढ़ना है। तो जिन्होंने सिर्फ सी लॉ पढ़ना है उनका चैलेंज ज्यादा मुश्किल है। 100 में से 50 नंबर लेना आसान होता है, 50 में से 25 नंबर लेना मुश्किल होता है। क्यों? सेम रेशियो नहीं है। 100 में से 50 लेना आसान क्यों और 50 में से 25 लेना मुश्किल क्यों है? ऑप्शन कम हो जाती है, छोड़ने की ऑप्शन कम हो जाती है। 100 नंबर के पेपर में आपको 4-5 सवाल नहीं भी आते, गुजारा मुजारा हो जाता है, बट 50 नंबर के पेपर में 2 सवाल से ऊपर अगर नहीं आते तो कहानी खत्म। इसका मतलब है कि जो तो कंप्लीट सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं उन्होंने एक 25 चैप्टर्स की स्ट्रेटेजी बनानी है, और उसमें समहाउ कुछ चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है और कुछ पे थोड़ा कम भी हो जाए तो चलेगा। लेकिन जो दे ही सिर्फ कमती लो रहे हैं, देयर इज नो स्ट्रेटेजी। 100% सिलेबस इंपॉर्टेंट है। ये जरूर है कि कुछ चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम से कम हर चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट जरूर है कि आपने उसको अच्छी तरह से करना है, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको तकरीबन हिफ्ज करना शुरू कर देना है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये जो स्लाइड है ना वो बहुत ज्यादा तमगे इम्तियाजात और पता नहीं किस किस से भरी हुई है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है जी हम लॉ को रिवाइज करें, कम से कम टाइम में करें, तो आप इत्तफाकन बहुत ही सही जगह पे आ गए। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने कुछ इस तरह से नवाजा है कि पिछली 3 साल में 5 मेरिट सर्टिफिकेट हमारे स्टूडेंट्स के आए हैं। पहले ये बीलॉ सी लॉ अलग होता था, तो कुछ बीलॉ में मेरिट सर्टिफिकेट, कुछ सीलॉ में। इसमें से 2 बीलॉ में मेरिट सर्टिफिकेट है और 3 सीलॉ में मेरिट सर्टिफिकेट है। फिर जब ये सब्जेक्ट मर्ज हो रहा था तो उस टाइम में मेरी बड़ी शदीद दुआ ये थी कि जब ये मर्ज हो और ये मुश्किल बने तो लोग कम से कम फिर जाएं कुछ सीनियर लोगों के पास या उन टीचर्स के पास जो दोनों सब्जेक्ट की एक डिसेंट ग्रिप रखते हैं। कुछ टीचर्स बीलॉ में मशहूर होते हैं, कुछ सीलॉ में मशहूर होते हैं। हाँ भाई ये टीचर सीलॉ अच्छा कराता है, कुछ को होता है जी ये टीचर्स बीलॉ अच्छा कराते हैं। कुछ का बीलॉ में पास रेट अच्छा है, कुछ का सीलॉ में पास रेट अच्छा है। जब ये कंबाइंड सब्जेक्ट होता था और बड़ा खतरनाक किस्म का होता था, तो उस वक्त हमारा बड़ा अच्छा पास रेट होता था और मेरे स्टूडेंट्स के काफी मेरिट और इस तरह से आ रहे होते थे। तो मैं बड़ा स्पेशलाइज था इन दोनों सब्जेक्ट्स के कंबाइन में। जब ये टूटे तो ये फिर बिल्कुल ही लोगों ने इसको तवज्जो देनी खत्म कर दी, और उसके बाद जो है ना होता ये था कि कोई भी कॉलेज बड़ी अच्छी सी कंपेन करके और बच्चों को जल्दी जल्दी से अपनी तरफ बुला लेता था। बीलो सीलो छोटे छोटे अकेले जब थे ना तो ऐसे थे कि आपको अच्छा पढ़ा या नहीं पढ़ा आपने, आप कुछ ना कुछ जो है ना गुजारा मुजारा कर लेते थे। फिर हम लोग क्रैश कोर्सेज अपलोड करते थे यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोग आखिरी महीने में वो क्रैश कोर्सेज की वीडियोस देख के और उससे तैयारी कर लेते थे। आपको भी कई लोगों ने बताया होगा कि जी हमने तो सिर्फ 12 दिन पढ़ा। वो लोग हैं जो अपने कॉलेज के सताए हुए होते थे और फिर सोचते थे चलो कोई बात नहीं, एक जो है ना एक सेवियर मौजूद है, एक कॉलेज है जो कि ऑनलाइन क्रैश कोर्स रख रहा है अपने पास, वो उसको कर लेते थे। अब जब ये दोबारा कंबाइंड हो रहा था तो मुझे फिर वही फीलिंग आई कि ये सब्जेक्ट फिर से भयानक हो जाएगा। तो उस टाइम पे मेरे बड़ा दिल से दुआ निकली थी। मैंने प्री रिजल्ट की जब ओरिएंटेशन थी ना तो यहाँ लिखा हुआ था 3 मेरिट सर्टिफिकेट इन लास्ट 3 इयर्स। तो मैं बच्चों से कह रहा था कि मेरा बड़ी ख्वाहिश है कि जब अगली दफा मैं इस तरह की स्लाइड ओपन करूं किसी भी क्लास के सामने तो यहाँ पे 5 मेरिट सर्टिफिकेट लिखा हो। तो इस दफा बड़ा यूनिक किस्म का एक मामला हुआ है जो वेरी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कि वो 2 सब्जेक्ट जो आपस में मर्ज हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट का बीलॉ में भी मेरिट आया है और हमारे स्टूडेंट का सीलॉ में भी मेरिट आया।
तो अब वो दोनों जब मर्ज हो गए हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें पिछले सेशन में 2 मेरिट सर्टिफिकेट एक ही सब्जेक्ट में आ गए, क्योंकि अब तो ये मर्ज हो गया। तो ये ट्विन मेरिट सर्टिफिकेट हम इसे पुकारते हैं, बल्कि बाहर वो एक फ्लेक्स भी लगा हुआ होगा, ये ट्विन मेरिट सर्टिफिकेट हमारे आए, तो बीलो में भी सीलो में भी। तो ये इतने बच्चे जो मेरिट सर्टिफिकेट ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या खाते हैं? ये नीडो प्लस दूध पीते होंगे, ये कैप्लन जो है, या वो क्या होता है, हाँ जेनेटिकली स्ट्रांग होते होंगे, ये नेस्वीटा का दूध पी के इनकी बोन स्ट्रांग हो जाती होंगी, और जो है ये खाना जो है वो डालडा के असली घी का खाते होंगे। ये वही सारे कॉमन लोग हैं, ये हमारे दरमियान के ही लोग हैं। मैं हर दफा जब भी कोई बच्चा बताता है कि मेरा सर्टिफिकेट मिला है, और उसके बाद फिर मैं उससे फोन पे बात करता हूँ, उसकी स्ट्रेटेजीज पूछता हूँ, तो पहले ही होता था कि बच्चों से पूछते तो कहते सर हमने मेहनत की थी, हमने चीजें याद की थी, लिखी हुई थी, फलाना। वक्त गुजरता जा रहा है और अब जब बच्चे हैं ना वो कहते हैं सर बस अल्लाह वाला ही आ गया, समझ नहीं आ रही। फिर भी जब पूछते हैं तो वो उनको लग रहा होता है कि ये किस्मतन आ गया, वो कुछ अपने ऐसे फीचर्स बताते हैं जो अक्सर बच्चों में नहीं होते। तो मैं कोशिश करूंगा कि सेशन के बीच में वो एट्रीब्यूट्स आपके साथ शेयर करता रहूं जो इन सारे लोगों ने बताई कि वो क्या किस तरह से। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि फिर मैंने क्या किया, उनकी मेल आई हुई थी मेरे पास कि सर मेरिट सर्टिफिकेट आया, मैंने मुबारकबाद दी। फिर मैंने उस मेल को सर्च किया अपने पास इनबॉक्स में, किस बच्चे से मेरी से पहले क्या क्या करस्पॉन्डेंस रही है। तो उस बच्चे ने कई दफा सवाल पूछे थे, मैंने उसे जवाब दिया था, और फिर उसने 26 अगस्त को, 2 या 3 सितंबर को पेपर था, उसने 26 अगस्त को मुझे मेल की हुई थी कि सर वो ना चैप्टर 3 मुश्किल लग रहा है, छोड़ दूं। मतलब वो बच्चा जो आज मेरिट लेके बैठा हुआ है वो पेपर से 8-10 दिन पहले उतना ही पैनिक था जितना सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। तो मैंने कहा देखो छोड़ना अच्छा नहीं है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अब आपके पास कम टाइम है, मुझे पता था उसको 3-4 सब्जेक्ट लेके चल रहा होगा। तो मैं कहा अच्छा इस चैप्टर में इन टॉपिक्स को थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली उन टॉपिक्स में से 16-17 नंबर का पेपर आ गया, जिससे जो है उसको एक क्वेश्चन मिल गया, मार्जिन मिल गया कि वो न सिर्फ पास हुआ बल्कि वो मेरिट तक भी आ गया। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि आपने बस वो 3-4 टॉपिक ही ध्यान से कर लेने हैं जो मैंने उसे बताए, वो एक आखिरी फाइनल टोटका था। मैं बताना ही चाह रहा था कि ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं होती। मेरिट सर्टिफिकेट वाले भी हमारे आसपास के लोग हैं, बस वो बाकियों से थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करते हैं, और टीचर का इसमें जनरली को बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। हम तो सारे बच्चों को जैसा पढ़ा रहे हैं। मैं इस क्लास में आके ऐसा नहीं होगा कि बस ये भाई की तरफ ज्यादा देख के बात करूंगा, मैं सबको देख के बात कर रहा हूँ, सबसे बात चल रही होगी। ऐसे में कुछ लोग ज्यादा मेरी बात सुन रहे होंगे, कुछ मेरे मशवरे पे ज्यादा अमल कर रहे होंगे। हमने तो एक फ्रेमवर्क दिखा देना है, उस फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे जब सीए में लोग आते हैं तो बहुत परेशान रहते हैं कि नहीं पेपर पास हो रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन एक बात को उन्हें यकीन होता है, ये फ्रेमवर्क बड़ा मजेदार है। अगर मैं कभी भी सुधर गया और मैं इस ट्रेन में बैठ गया तो मैंने आगे अच्छा कमाना जरूर शुरू कर देना है, या मैंने लाइफ को थोड़ा सा बेहतर जरूर कर लेना है। तो इस वक्त आप तकरीबन उसी ट्रेन में आ चुके हुए हैं, एक ऐसी ट्रेन जो इससे पिछले मुसाफिरों को जो है ना वो बहुत आगे तक पहुंचाती रही है। पास रेट भी अल्लाह का शुक्र है मोर देन 70% रहा है। स्टूडेंट्स के मेरिट सर्टिफिकेट भी लगातार आने का हरगिज शायद ये मतलब नहीं है कि मैं कोई अजीम टीचर हूँ, लेकिन ये मतलब जरूर है कि शायद हमारा जो स्ट्रक्चर है ना बड़ा मजेदार है। लेक्चर इज वन पार्ट ऑफ दैट। एक दिन लेक्चर, अगले दिन ये एक्सपेक्टेशन कि आप पढ़ के आए होंगे और आप उसको लिख के आए होंगे, और अगले दिन आपके साथ सवाल जवाब, उसको दोबारा से रिकैप, हफ्ता खत्म होने के बाद पूरे हफ्ते का रिकैप, पास पेपर्स की डिस्कशन, और एक टेस्ट जो आप बैठ के दें, और टेस्ट को करने के बाद अगले दिन क्लास में उस टेस्ट की डिस्कशन कि इस टेस्ट में ये चीज ऐसे करनी थी, ये चीज ऐसे करनी थी। तो ये सारे मसाले हमारी तरफ से आ रहे होंगे। अब आप इसमें से जितने मसाले छोड़ना चाहें आपकी मर्जी है। हम टेस्ट ले रहे हैं और आप उस दिन को छुट्टी के तौर पे मनाएं तो आप अपना नुकसान कर रहे होंगे। हमारी क्लास का सीक्वेंस चल रहा है, बीच में एक दिन एब्सेंट हो जाएंगे, जब अगले दिन आएंगे तो ना पिछले दिन का रिकैप समझ आएगा, ना अगला टॉपिक कनेक्ट हो पा रहा होगा। तो इसलिए इस क्लास में हम मसाले भरपूर देंगे। मैं हमेशा ज्यादा अच्छा पोस्ट रिजल्ट में पढ़ाता हूं। मेरा दिल करता है मैं सिर्फ पोस्ट ही पढ़ाऊं। क्यों? मुझे यकीन कामिल वाले लोग मिल जाते हैं जिनके चेहरे पे लिखा होता है हमने तो पेपर देना ही देना है। प्री में क्या होता है, लोग अभी पेपर्स उठा के बैठे होते हैं, फिर सोचते हैं रिजल्ट आएगा, फिर सोचेंगे, फिर छुट्टियां करने का भी उनको बहुत मूड होता है। फिर उनको अगर कह दो जी हफ्ते को आपका स्पेशल सेशन है, वो कहते हैं नहीं 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 सर, रुल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो जो पोस्ट रिजल्ट में आते हैं उनके पास टाइम कम होता है,
तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है ना वो अपने आप को मजबूत तैयार किया हुआ होता है कि अब हम आग लगा देंगे। तो अब ऐसे में मैं सीरियस नहीं होऊंगा, आप सीरियस हुए भी होंगे और आपकी सीरियसनेस मुझे सीरियस रखेगी। प्री में तो मैं एवं हल्का सा कह दूं यार आज फिर रहने दें पढ़ाई, बच्चे कहते हैं हाँ हाँ सर बस्ते बैक करना शुरू कर देते हैं। तो इधर मैं कहूंगा आज कम ना पढ़े, तो आप कहेंगे नहीं सर क्या बात करते हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट क्लास में बैठे हैं। तो वो जिस वक्त सामने से बिजलियां निकलती नजर आ रही होंगी ना, फिर हमें भी मजा आएगा। तो पोस्ट रिजल्ट में कम टाइम होने के बावजूद यहाँ ज्यादा डायरेक्टेड, ज्यादा फोकस पड़ा जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि सामने वाले हजम करने के लिए तैयार बैठे हैं। पता लगा आप कहें सर मैं इतना नहीं सोच के आया था जितना आप जज्बाती हो गए, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं जो है ना वो कुछ। देखिए अगर तो आप पहली दफा भी लॉ पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर आपने इस वक्त उठाया है तो इसका मतलब है कि या तो आप बिल्कुल पीआरसी के साथ वो मामला है। आप में से कोई ऐसा तो नहीं जिसकी पीआरसी की भी नवंबर में अटेम्प्ट हो? बस चलें ठीक है। अगर ऐसा कोई बच्चा आपको आसपास नजर आए वो कहे मेरी अटेम्प्ट है, मैं सोचा जरा एक आध हफ्ता लॉ भी पढ़ लूं, उसे कहे यार भाई पहले तुम अपना पेपर दे दो, पीआरसी ना निकला तो तुम आगे आ नहीं सकोगे, कोई बात नहीं ये क्लास को तुम दोबारा आगे पकड़ लेना, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो वो पीआरसी से ज्वाइन करने वाले बच्चों को एक ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मिलेगी। इस सेशन के तकरीबन 2.5 हफ्ते बाद थोड़ा सा हम एक गैप लेंगे, उससे जो लोग बीच बीच में ज्वाइन करते रहे हैं वो भी अपने आप को अलर्ट कर लेंगे, और एक बड़ा पोर्शन हम अपने सिलेबस का खत्म कर चुके होंगे। बड़े से मुराद है एक साइजेबल पोर्शन कवर कर चुके होंगे, तो हम उसका एक बड़ा टेस्ट भी रख लेंगे इंशाल्लाह। ये मैं रिमाइंडर बार बार दूंगा। मेरे पास एक ऑप्शन ये थी कि हम दिसंबर की 8 से शुरू करते क्लास, वो मुझे लगा बहुत ज्यादा आगे हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर का फर्स्ट वीक, नवंबर के आखिरी 2 दिन और दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है उसमें मैं अपनी रेगुलर क्लास वालों को भी मिड टर्म के लिए ऑफ दे रहा था, उसमें एक छोटी सी एक डिस्टर्बेंस थी। तो मैंने सोचा कि हम 2.5-3 हफ्ते पढ़ें, फिर लोग एक दफा उन चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे और मीनवाइल वो एक बड़ा टेस्ट देंगे और दोबारा से क्लास रिज्यूम हो जाएगी। इससे वो बच्चे जो इस वक्त पीआरसी के पेपर दे के 20 नवंबर के आसपास फारिग होंगे उनको भी क्वेश्चन अब मिल जाएगा कि वो भी क्लास को आके सही से ज्वाइन कर लें। तो मैं तकरीबन हर दूसरे दिन ये आपको याद करा रहा हूँ कि इस क्लास में हमें एक छोटा सा ब्रेक आएगा 1 हफ्ते का, और वो 1 हफ्ते का भी ब्रेक उस वक्त लेंगे जब आपने कुछ इतना पढ़ लिया होगा कि आप उसको रिवाइज करके उसकी अटेम्प्ट दे सके। तो कहानी को शुरू करें, कहानी को स्टार्ट करते हैं। ओरिएंटेशन में हमने एक ओवरऑल रोड मैप देखना है बीएलडी का, इश्यूज आइडेंटिफाई करना है, इस पेपर के इश्यूज क्या हैं, फिर इस पेपर की हिस्ट्री क्या रही है, पेपर का आप पैटर्न क्या है, सिलेबस आउटलाइन क्या है, किताब कौन सी फॉलो करनी है, और डिफरेंट टिप्स एंड टेक्निक्स को कि हमने चीजों को किस तरह से लेके चलना है। बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन, प्रोफेशनल स्टडी अप्रोच फॉर सीए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं। आप में 3 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिन्होंने लास्ट टाइम बीलो सीलो दोनों दिए थे और दोनों रह गए। एक वो लोग हैं जिन्होंने बीलो पास किया हुआ है, सीलो दिया था और रह गया, या बीलो पास किया हुआ और सीला अभी तक दिया ही नहीं था, वो इधर आ गए। और कुछ बिल्कुल वो लोग हैं जो अभी पीआरसी से आए हैं और उन्होंने सोचा है कि हाँ ठीक है दिस इज द राइट टाइम और हम इस वक्त जो है ना बीएलडी का पेपर उठा लेते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो 1 महीने से डाटा को पढ़ रहे होंगे, सोचा होगा ये तो अजीब सा ही है, चलो बीएलडी पढ़ लेते हैं। यकीन माने महीने बाद आप ये दोबारा सोच रहे होंगे कि मैं बड़ा अच्छा जा रहा था, ये मैं किधर आ गया, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्ट है, भारी सब्जेक्ट है। ग्रुप ए के 4 पेपर्स में से जो 2 भारी पेपर्स हैं वो एफएआर और बीएलडी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज के इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा मेरे सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि आप आए सही जगह पे। यहाँ लोग तो जज्बाती होकर पढ़ा रहे हैं, एट एनी गिवन टाइम आपसे ज्यादा हम सीरियस हुए होंगे कि क्लास होनी चाहिए, हालांकि पैसे आपने दिए तो आप चाहेंगे आपको सही प्रोडक्ट मिले, और हम पैसे लेके बैठे हैं तो हमारा दिल करेगा कभी छुट्टी हो जाए, कभी नई क्लास हो, लेकिन उल्टा हिसाब होगा, हम पागल हुए होंगे क्लासें कराने पे। 25 दिसंबर आएगी तो आप कहेंगे सर ये तो कायदे आजम वाली छुट्टी, हम कहेंगे कोई चक्कर नहीं। फिर आप कहेंगे सर रिलीजियस छुट्टी है, क्रिसमस है, तो इसमें जो है वो आप जो मुल्क के अंदर आपने जाहिर है तमाम मजहब को वो करना है, तो हम कहेंगे चलें ठीक है जी, उन बच्चों को हम अलग से लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे सॉफ्ट में जो उस दिन का उनका मिस हुआ होगा। तो इधर होगा ये कि आपको लगेगा कि बस छुट्टियां आ रही हैं, आसपास के कॉलेज वाले 3-4 दिन अचानक से ऑफ दे देंगे, कभी कुछ और होगा, और इधर पढ़ाई चल रही होगी। तो आप पढ़ने के लिए आए हैं, बस एंड तक एटीट्यूड यही चाहिए कि पढ़ने के लिए आए हैं। तो अय्याशी जो है वो आप छोटे सब्जेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन बड़े सब्जेक्ट में अय्याशी का मार्जिन थोड़ा कम है।
तो एक प्रोफेशनल स्टडी अप्रोच सीए के अंदर जो चाहिए दैट इज डेली का डेली काम। कोई मुझसे पूछे कि सर सीए मैंने करना है, मुझे एक जुमले में 2 नसीहतें कर दें और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं ज्यादा नहीं सुनना चाहता, मुझे एक जुमले में 2 नसीहतें कर दें, तो मैं कहूंगा डेली का डेली पढ़ना है और जो टीचर कह रहे हैं वैसे करना है बस। ये पागल टीचर्स हैं सीए के अंदर, जज्बाती लोग हैं, अपने अपने कैरियर छोड़ के, अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी छोड़ के, अपने अपने इंटरनेशनल बड़े जबरदस्त किस्म के एक्सपोजर छोड़ के, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो करोड़ों रुपए कमाने की सलाहियत रखता है, वो इधर आके कुर्ते शलवार में आस्तीनें चढ़ा के और बच्चों को पढ़ाई जा रहे हैं, सुबह शाम पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे टीचर्स ने ना तहिया कर रखा है, जो जो सीए की टीचिंग में है उन्होंने तहिया किया हुआ है कि हमने इन बच्चों को इस मुश्किल इम्तिहान से पास कराना है। तो ऐसे में ना हर टीचर अपनी फील्ड को समझता है, कोई 18 साल से पढ़ा रहा है, कोई 20 साल से पढ़ा रहा है, कोई 8 साल से पढ़ा रहा है, 10 साल से पढ़ा रहा है, वो सब जानते हैं कि उनके सब्जेक्ट में बच्चे क्यों फेल होते हैं। तो आपने सिर्फ एक काम बहुत शौक से करने हैं, वो अपने टीचर की बात जरूर सुननी है और दूसरा डेली पढ़ना है। अगर क्लासेस से फारिग होकर आप घर जाएं और आप हर दिन का काम साथ साथ करना चाहें तो इट टेक्स 3 से 4 घंटे बस। आपको 10 घंटे नहीं पढ़ना, आपको 9 घंटे नहीं पढ़ना। हाँ, अगर आपका साथ एक मोबाइल है उस पर नोटिफिकेशंस भी आ रही हैं तो 15 घंटे भी बहुत कम है। ये मैं जो 3 से 4 घंटे बता रहा हूं, ये मैं बिला शर्कत गैरे बता रहा हूं, जो किसी और को शरीक किए बगैर। घर गए, क्लासेस लेने के बाद घर जाके नहा धो के फ्रेश हुए, खाना वगैरह खाया, वेरी फर्स्ट हैंड एक काम करना है, पढ़ाई कर लेनी है। मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया, और अगर ऑफ करके चार्जिंग पे लगाएं तो बैटरी पे वजन भी कम पड़ता है, बैटरी की लाइफ भी बढ़ती है और आपकी स्टडी लाइफ भी बेहतर होती है। उसको ऑफ करके चार्जिंग पे अपने से इतने फासले पे लगा दिया कि उसके लिए बड़ी दिक्कत करनी पड़े उठने के लिए। और अब सोचा हाँ भाई लॉ में क्या पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, सर ने क्या कहा था, घर जाके क्या करना है, चलो ये काम करते हैं। अच्छा एफएआर में क्या पढ़ा था, अच्छा टैक्स में क्या पढ़ा था। इतना बड़ा टाइम लगेगा ना आपको, ये 3 से 4 घंटे। आप वो जो 20 मिनट में 40 रीलें देख लेते हैं, तो 3-4 घंटे आपको लगेगा। एक अनलिमिटेड टाइम जोन है, मोबाइल हाथ में नहीं है, आप टकरे मारने वाले हो जाएंगे दीवारों में। लेकिन से कि आप घर गए और जनाब आप 4 बजे के करीब फ्रेश होके, नहा धो के, खाना खा के आप पढ़ने बैठ गए हैं, तो आपने 7 से 8 के दरमियान अपनी पढ़ाई खत्म कर चुके होंगे, उस दिन की पढ़ाई। ये मैं स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ जिसने थोड़ा सा लेट आवर्स में क्लासेस लेनी शुरू की, तो फिर वो रात भी जागता होगा। तो जो अर्ली आवर्स में क्लासेस लेते हैं, फर्ज करें सुबह 7-8 बजे क्लासें शुरू करते हैं और 11-12 बजे क्लासों से फ्री हो जाते हैं, तो उनके पढ़ाई वाला टाइम 2 से लेके 5-5:30 तक खत्म हो जाएगा। जब आपने जाते साथ ही अपने उस दिन की पढ़ाई साइड पे कर दी ना, अब आप ज़हनी तौर पर आजाद हैं, दोस्तों के साथ घूमेंगे भी, जुगते भी मारेंगे, लैपटॉप भी देखेंगे, रील्स भी देखेंगे, सोशल मीडिया पे भी जाएंगे, स्नैपचैट पे भी जाएंगे, इंस्टा पे भी क्या चल रहा है वो भी देखेंगे, फन टाइम भी करेंगे, सड़कों पे आवारा फिरेंगे भी। ओके, जहन में कोई बोझ नहीं है। लेकिन अगर आपने घर जाते साथ ही ना पढ़ा तो पूरा दिन अय्याशी करते हुए भी मजा नहीं आ रहा होगा। रील देखते देखते सोच रहे होंगे यार लॉ वाला आज मैंने नहीं पढ़ा। दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएंगे, खाना खाने बैठे होंगे, चेहरे पे 12 बजे होंगे, क्योंकि एफआर का आपको सवाल दिया था टीचर ने, आपने वो किया ही नहीं। मैं वो अप्रोच बता रहा हूँ जिसमें सबसे कम पढ़ना पड़ता है, वो ये है कि फर्स्ट हैंड पढ़ लें। जब आप घर गए हैं तो ताज़ा आपके जहन में बातें तो हैं और आपने एक रीजनेबल ब्रेक कर लिया है नहाने धोने का, खाने पीने का और यहाँ से घर जाने तक का, और बीच में अगेन अगर नमाज का टाइम है तो आपने नमाज भी पढ़ ली है। अब आपके पास बहुत क्वालिटी टाइम है, आप इकट्ठा बैठ के एक दफा अपनी पढ़ाई दिन की साइड पे कर दें। डे 1 से जो लोग दिन के 3 से 4 घंटे पढ़ने की रेगुलर रूटीन बना लेते हैं, वो आखिरी पेपर देने तक भी 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ रहे होंगे। और दूसरा चैलेंज ये है कि आप मोबाइल पकड़े, मोबाइल भी साथ रखा हुआ और किताबें भी साथ हो, और कभी कभी मोबाइल देख लिया, कभी कभी किताब देख ली। 10 घंटे तक वो टारगेट खत्म करके दिखाते हैं जो आप 3-4 घंटे में कर रहे थे। तो मैं आपको यशी से मना नहीं कर रहा, मैं आपको प्योर यशी बता रहा हूँ। प्योर यशी वो है जो पढ़ाई की टेंशन से आजाद होती है, और प्योर पढ़ाई क्या होती है, जो यशी की टेंशन से आजाद होती है। तो टाइम जोन बना लेंगे, ये मेरा स्टडी जोन है और ये मेरा यशी जोन है। यशी में पढ़ाई आपको तकलीफ ना दे और पढ़ाई में यशी तकलीफ ना दे। क्लासों के अलावा जब आप घर पहुंचेंगे तो मैंने उसमें से सिर्फ 3 से 4 घंटे मांगे हैं, जितने मर्जी आप पेपर दे रहे हो, जो मर्जी आपका कॉम्बिनेशन हो। अगर मोबाइल लेस पढ़ाई हो रही है तो 3 से 4 घंटे इज दैट टाइम जो खत्म ही नहीं होता, बंदा वजार हो जाता है।
आप लोग इंटेलेक्चुअली साउंड हैं, आप नई जनरेशन के हैं, हमारी जनरेशन के लोग अक्सर आपसे तंग हैं कि यार ये कौन लोग हैं, ये मेहनत नहीं करते, ये ज्यादा लिखते नहीं है। इसलिए कि आप जहनी तौर पे तेज हैं, आप नई टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, आप कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन हजम कर लेते हैं। आपको जब आधे मिनट 1 मिनट की रील में सब कुछ समझ आ जाता है तो क्या जरूरत है 25 मिनट की वीडियो देखने की। आप जब टीचर्स को 1.5x पे चला के और 2x पे चला के फिर भी सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, तो इसका मतलब है आपका जहन तेज प्रोसेसिंग करता है। तो आपके लिए शायद 3 घंटे 4 घंटे इतना ज्यादा टाइम है कि आप कहेंगे कि बस हो गई है। किसी दिन 2.5 घंटे में काम फ्री हो गया, ओके, आजाद ही आजाद। तो जो सबसे जरूरी एडवाइस है वो ये है कि पढ़ाई वाले टाइम पे अगर मोबाइल को मिक्स ना करें तो फिर रेस्ट ऑफ द डे आपका मोबाइल के साथ बहुत कंफर्टेबल गुजर सकता है। अब ये ना कहिएगा कि सर 3 से 4 घंटे तक अगर मैंने मैसेज का रिप्लाई ना किया तो मैं तो गया। जिसका भी मैसेज है जो उसको आपको लाजमी जवाब देना, ज़ाहिर वालिदैन का ही होगा, ठीक है। तो अगर वालिदैन के अलावा है तो ये भी खतरनाक बात है। अगर एक ऐसा मैसेज है जो आपको आने है खास टाइम पे और वो किसी बहुत ही अपने की तरफ से आना है तो वो इतना अपना तो होगा कि अगर आप उसको एक दफा बताएं कि मुझे सर ने कहा है कि 3-4 घंटे ना टिका के पढ़ लिया करो, फिर पूरा दिन बेशक मैसेजेस करो, पूरा दिन जो मर्जी ऐसी करो, तो ये 3-4 घंटे ना तुमने मुझे पढ़ने देना है। और अगर अगला बंदा तड़पे क्यों, पढ़ाई मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारी जिंदगी मेरी कोई गुंजाइश नहीं, आपने कहा पलिए लोके, मतलब 3-4 घंटे मैंने पढ़ाई को देने हैं, पूरा दिन तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको वो आपके चाहने वाले, आपके घर वाले या आपके होने वाले घर वाले अगर आपको मुसलसल तकलीफ दे रहे हैं और आपको आपका कैरियर नहीं बनाने दे रहे हैं तो ये बंदा आगे तो तबाह कर देगा जिंदगी को। जिसको आज आपकी प्रेफरेंस नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि दिन में 3-4 घंटे पढ़ लेगा तो बेचारा कुछ अच्छा ही कर लेगा जिंदगी में, इसका भी फायदा होगा, कल को मेरा फायदा भी होगा। जो आपको आज इतना फ्रीडम नहीं दे रहा उसने तो जिंदगी उजाड़ देनी है, आवाजार कर देना है। तो शायद ये एक अच्छा टोटका है, आप अपने चाहने वालों को कहें यार ये 3-4 घंटे मुझे मत तंग किया करो, मैं इस वक्त पढ़ रहा होता हूँ। और ऐसे में उनकी तरफ से आने वाले रिस्पॉन्स से गेज करना है कि वो आपके जेन्युइनली अपने हैं या सिर्फ बनावटी तौर पे अपने थे। अगर तो वो अपने, वो कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, तुमने एक टाइम डिसाइड किया कि इस टाइम पे तुम अपना काम करो, ओके, इस टाइम पे मैंने तंग नहीं करना, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मेरी शायद सिलेक्शन बेहतर थी। और अब वो आपका भाई भी हो सकता है जो आपको अक्सर मैसेज करता हो, वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है जिसके साथ आप अक्सर खाने पीने के प्लान बनाते हो, दैट कैन बी, वो मैसेज किसी भी तरफ से आ सकता है, आपके जहन में सिर्फ एक ही तरह का मैसेज आ रहा है। लेकिन वो 3-4 घंटे अगर आपने मोबाइल के बगैर दे दिया ना तो यकीन माने आप इतना कुछ अचीव कर लेंगे जो आपकी सोच है। तो मैं आपको 3-4 घंटे कह रहा हूँ, आप शायद अक्सर 2 घंटे में भी फ्री हो जाया करें। तो अगर ये काम आपने पहले दिन पल्ले बांध लिया तो सीए आराम से हो जाएगा। सीए में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जिन लोगों ने ये डेली पढ़ने वाली रूटीन बनाई है वो बड़े ही कामयाब और आगे बड़े अच्छे तरीके से चलते गए हैं। तो क्या ये बात याद रहेगी? ठीक है, कहानी को अगले दर्जे में दाखिल करते हैं। क्या है इस पेपर की हिस्ट्री? बिजनेस लॉ का पेपर, बिजनेस लॉ डायनेमिक्स। इसमें ऐसा क्या है कि आप जिससे पूछ रहे हो कह रहे हो योर बीएलडी, बस गए तुम तो। हालांकि बी लॉ के इतने प्यारे रिजल्ट आते रहे हैं, सी लॉ के इतने प्यारे रिजल्ट आते रहे हैं। बी लॉ और सी लॉ की 8 अटेम्प्टें हुई हैं अलग अलग। इससे पहले ये पेपर कंबाइंड होता था। जब ये कंबाइंड होता था पेपर तो इसने कई साल तक किसी और को पास लगने ही नहीं दिया। जब भी मुकाबला होता था सबसे गंदा रिजल्ट कौन से सब्जेक्ट में आया, तो एक आध दफा ऑडिट ने से छुआ था और दोनों का बराबर रिजल्ट था। अदरवाइज इसने बाकी एफआर वगैरह को तो पास ही नहीं लगने दिया। एफआर में पास रेट होता था 27%, किसी और सब्जेक्ट में 32%। ये भाई सब खेल रहे होते थे 12-13% पे। 100 लोग पेपर देने जाएंगे, 88 फेल होके वापस आ जाएंगे, 12 पास होंगे। अगली दफा जो लोग जाएंगे वो 188 होंगे, उसमें से वो 88 फेल हुए भी होंगे और 100 पास हुए होंगे, और इस दफा इनमें से 12% पास होंगे। तो एक टाइम था कि इतने ज्यादा फेलियर इकट्ठे हो गए थे लॉ के कि आईकेएप ने सोचा भाई इसको तोड़ देते हैं, ये सब्जेक्ट मुश्किल हो गया। उन्हें तोड़ा, लोगों ने ठकाठक पास करना शुरू कर दिया, बहुत आसान हो गया था। तो अब चैलेंज नंबर 1 ये है कि लोगों को बी लॉ सी लॉ इतना आसान लगता है कि वो यूट्यूब से कर लेते हैं, वो सेल्फ स्टडी पे कर लेते हैं। अब उनको क्लासों का माइंड बनाते बनाते 1.5 साल लग जाएगा।
एक तो ये मसला हुआ। दूसरा, आपको ये वार्न करना जरूरी है कि जब ये सब्जेक्ट इकट्ठा होता था तो ये नहीं पकड़ा जाता था, इसका सिलेबस इतना ज्यादा होता था। आप देखें ना, जितना आई के अपने 100 नंबर के लिए पहले सोचा था कंपनी लॉ, उसमें से 6 सफ़े माइनस करके इसमें डाल दिए 50 नंबर के लिए। जितना बी लॉ 100 नंबर के लिए आई के अपने सोचा था, उसमें से तकरीबन कोई 11 सफ़े माइनस किए और इसमें डाल दिया। यानी शायद 5% बी लॉ में से माइनस हुआ और 10% सी लॉ में से माइनस हुआ। और अब वो 50-50 नंबर के हैं, तो अब ये वो पेपर जो कि 4 महीने में पढ़ाया जाता था, ये उसका तकरीबन 185% हो चुका हुआ है, तकरीबन दुगना हो गया। तो अब होगा ये कि जब इतने चैप्टर्स हैं तो लोगों का दिल करेगा हम चैप्टर छोड़ भी दें, हम ये भी कर लें वो भी कर लें, तो इसका रिजल्ट फिर से खराब आना शुरू हो जाएगा। पहली अटेम्प्ट जब भी होती है वो हमेशा एक चांस होता है कि उस वक्त ना आई कैप थोड़ा सा मार्जिन देता है, क्वेश्चन देता है कि ये नई चीज है, पहली दफा लोग इकट्ठे होंगे, अभी उन्हें टाइम लगेगा, तो पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हल्का होता है पहली अटेम्प्ट में। तो इस दफा ये 2 पेपरों को ये एजाज हासिल है कि वहां पे थोड़ा हाथ हल्का रखेगा आई कैप, मोस्ट प्रोबेबली डाटा और बिजनेस लॉ। अगेन इसका ये मतलब नहीं कि हम आराम से पास हो जाएंगे, हाँ अच्छी तैयारी किए हुए बंदे को एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा कि आई कैप थोड़ा सा जरा लाइट खेल जाएगा, बहुत ज्यादा लाइट नहीं, शायद 5% रिलैक्सेशन, बट इतनी भी बहुत होती है। जहां 12% बच्चे पास हो रहे हो, वहां 14-15% बच्चे पास हो जाएंगे। तो इस पेपर की हिस्ट्री ये रही है कि जिस वक्त भी ये कंबाइंड होता था ये अजियत बन जाता था, पूरा ग्रुप ए पास हुआ होता था, ग्रुप बी पास हुआ होता था, केएफ में सिर्फ एक पेपर से अटके हुए होते थे, वो बीएलडी होता था। उस जमाने का जो बिजनेस और कॉर्पोरेट लॉ का कंबाइंड पेपर होता था, तो आई के अपने तंग आके इसको अलग अलग किया था और फिर कुछ टाइम बहुत हंसी खुशी वाला गुजरा, तो आई के को लगा कि नहीं मजा नहीं आ रहा, मतलब बच्चे पढ़ भी रहे हैं और रो भी नहीं रहे, शोर भी नहीं मचा रहे, रिजल्ट्स भी इतने अच्छे आ रहे हैं, बच्चे एफर्ट भी बड़ी करते हैं, जितना मर्जी कोशिश कर लो एफआर वगैरह में भी खास लेवल से गिरा हुआ रिजल्ट हम दे नहीं पा रहे, तो कुछ ऐसा करते हैं कि दोबारा से रिजल्ट हमारे हाथ में आ जाए। तो ये बी लॉ और सी लॉ अब कंबाइन होके दोबारा से आतंक बन गया है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये उतनी आतंक नहीं है जितना उस वक्त था, क्योंकि उस वक्त इसका सिलेबस बहुत ह्यूज होता था, लेकिन स्टिल अभी भी इसका एक अच्छा बड़े साइज का सिलेबस है। और दूसरा ये है कि थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल में आपको हमेशा न्यूमेरिकल पसंद होते हैं, आप न्यूमेरिकल करते रहते हैं, थ्योरी को टाइम नहीं मिलता। अब डाटा और टेक्स्ट की थ्योरी थोड़ी सी कम है, उधर कम टाइम भी दें तो शायद कुछ ना कुछ गुजारा चल जाए, लेकिन इसकी थ्योरी अच्छी खासी है, 25 चैप्टर्स है और तकरीबन हर चैप्टर जरूरी भी है, इसलिए कि आप उसे छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिलेबस एरिया आपका मिस हो सकता है। पेपर में औसतन तकरीबन 24-25 पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग चैप्टर्स को कवर कर रहे होते हैं, तो आईकेएफ की कोशिश होती है कि वो एक अच्छा स्प्रेड फैलाए और ज्यादातर चैप्टर्स को अपनी टेस्टिंग में कवर करे। तो अब थोड़ा सा ये पेपर जिसके मैंने कुछ हौलनाकियां बताई हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। मेन इश्यूज बिजनेस लॉ के साथ क्या हैं, क्या मेन इश्यूज आएंगे और कौन से मेन चैलेंजेस होंगे जिनसे आपने गुजरना होगा। सबसे ज्यादा बड़ी चीज ह्यूज सिलेबस, एक बहुत बड़ा सिलेबस है जिससे आपने गो थ्रू करना होगा। बहुत बड़ा सिलेबस जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप 500-600 सफ़े की किताब पढ़ रहे होंगे। जब मेरी किताब आपके पास आएगी तो वो 150 सफ़े से भी कम की होगी, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं और उसमें एक सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल ऑडिट में अगर आप 4 सफ़े पढ़े और आपको एक लॉजिक समझ आइए और आप खुद से लिख सकते हैं तो वो आसान है। इसका एक सफ़ा पढ़ने के बाद अगर आपने याद करना है और आपने लिखना है और आपने पेपर में उससे क्रैमिंग वाले सवालों को जवाब देना है तो वो एक सफ़ा काफी भारी होता है। तो इसका ह्यूज सिलेबस है, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, इन टर्म्स ऑफ उसका तरीका प्रिपरेशन का। चूंकि लॉ है तो लॉ में अनफॉर्चुनेटली क्रैमिंग की एक बड़ी एक्सपेक्टेशन है पेपर की। ऑफिशियली आईकेएफ कहता है मैं 40% क्रैमिंग पूछूंगा ऑफिशियली, तो यहाँ पे एक बड़ा मसला है इसका बड़ा सिलेबस। दूसरा मसला रिटेंशन, याद नहीं रहता। अच्छा बीलो सीलो जब अकेले थे तो सब्जेक्ट छोटे थे, सिलेबस कम थे, तो लोग याद भी कर लेते थे। अब जब 25 चैप्टर याद किए हुए होंगे तो रिटेंशन का मसला बार बार आएगा। अगला चैलेंज, आईकेएफ के सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है। हर तरह का सवाल डिफरेंट तरह का होगा, कुछ सवालों में सीधा सीधा रट्टा पूछा होगा, कुछ में लॉजिक पूछी होगी, कुछ में थोड़ा सिनेरियो बनाया होगा और सवाल सीधा सीधा पूछा होगा। उसके ऊपर भी हम अप्रोच देखेंगे। जिन्होंने पहले बीलो पढ़ा हुआ है
उनके लिए मैं बता दूं कि सी लॉ में अप्रोच बी लॉ वाली है, लेकिन वहां आपने टाइप 1 2 3 तीन तरह के सवाल ज्यादा देखे थे, यहाँ 1 और 2 ज्यादा होते हैं सी लॉ के पोर्शन में, और बी लॉ के पोर्शन में 3 सबसे ज्यादा होता है और फिर 1 और 2 की मिक्सिंग होती है। जब ये पेपर कंबाइंड होता था तो आईकेप करता ये था कि सारा रट्टा कमती लॉ के अंदर डाल देता था और सारा लॉजिक बी लॉ में डाल देता था। अब उन्होंने पार्ट ए पार्ट बी 2 तरह से बना दिए हैं। अब ऐसे में उनकी अपनी मर्जी है, वो क्या मर्जी करें, लेकिन सी लॉ इज मोर क्रैमिंग फोकस्ड और बी लॉ इज मोर लॉजिक फोकस्ड। तो हर एरिया को करते हुए आपने अपने जहन में तैयार रखना है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पीआरसी एटीट्यूड, क्योंकि जब लोग लॉ में आते हैं तो बिल्कुल अभी ताजा पीआरसी से आए होते हैं और उसके बाद पीआरसी में उन्हें सिखाया गया होता है कि भाई आपने सिर्फ इंट्रो टू अकाउंटिंग और क्यूएम पे ज्यादा फोकस करना है। इकोनॉमिक्स के साथ मजाक चल रहा होता है, बिजनेस भी बेचारा गुजारा मजारा चल रहा होता है, और वो जो BWCS है उसको तो क्लासें आप ले लेते हैं तो बड़ा आसान होता है। अब तो खैर उधर चीजें मर्ज होकर 3 पेपर बना दिए हैं, लेकिन वो जो पीआरसी एटीट्यूड है ना, उसके बाद जब आप कैफ में आते हैं तो आप समझते हैं कि बस मैंने एफआर करना है या टैक्स के न्यूमेरिकल कर लिया करना है। उसकी वजह से टैक्स का जो बाकी हाफ है वो पोर्शन खराब हो जाता है। आपके ग्रुप ए के 4 पेपरों में से 2.5 में थ्योरी है, BLD सारा थ्योरी है, DSR सारा थ्योरी है, टैक्स आधी थ्योरी है आधी न्यूमेरिकल है। प्रॉब्लम है कि आप उस 1.5 की मोहब्बत में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपकी 2.5 को खराब कर देंगे। तो पीआरसी एटीट्यूड इस थ्योरी को फोकस करें, न्यूमेरिकल को फोकस करें, थ्योरी को ना करें, वो भी गलत है। फिर पीआरसी एटीट्यूड सीए में आने से पहले सोचा था बहुत मेहनत करेंगे, पीआरसी में शुगल मिल गया। फिर एमसीक्यूज होते थे, नहीं भी आता तुक्का लगा देते थे, चांस होता था 25% सही लग जाए। यहाँ पे उस तरह का मजाक उतना ज्यादा नहीं है। तो पीआरसी एटीट्यूड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर एक आखिरी प्रॉब्लम है शॉर्टकट सिलेक्टेड स्टडी। मैं आपको सारा पढ़ा रहूंगा और मैं कहूंगा बड़ा जरूरी है, लेकिन फेसबुक पे आपको मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे समझदार सियाने स्टूडेंट से वास्ता पड़ेगा, जो एक जायचा बना के सामने रखेंगे कि मैं बड़े अरसे से लॉ पे रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि पिछली दफा उसने लॉ दिया होगा और इस दफा वो बड़े अरसे से रिसर्च कर रहा होगा। तो वो कहेगा कि जो 18-20 साल से पढ़ा रहे हैं ये पागल लोग हैं, ये एमी जज्बातियां ज्यादा पढ़ा देते हैं। मैंने एक एनालिसिस किया जिसकी बेस पे चैप्टर 5 में से इस दफा सवाल नहीं आएगा, चैप्टर 6 में से 2 सवाल आ जाएंगे, चैप्टर 7 से पिछली 3 अटेम्प्ट से सवाल आ रहा है, तो इस दफा आईकेप हो सकता है उसमें ब्रेक लेना चाह रहा होगा तो 7 नहीं करना। तो मैं आपको 25 चैप्टर पढ़ा के बैठाऊंगा, वो आपको कहेगा 13 चैप्टर्स कर लो। आप उसे देखेंगे मुझे देखेंगे, एक तरफ एक उमर रसीदा बंदा जो कि खामखा बच्चों को सीरियस करने की कोशिश कर रहा है, और एक तरफ यंग ब्लड जो कि आपको इतना प्यारा मशवरा दे रहा है। उसके मशवरे में खूबसूरती ये है कि आपको आधा छोड़ देना है, फीलिंग भी बड़ी कंफर्टेबल सी है भी अपने जोन का आदमी। तो जनाब वो आप सिलेक्टेड स्टडी करके पेपर में जाएंगे, जब पेपर खराब होगा वापस आके उस बच्चे को टैग करेंगे, आप कहेंगे यार ये तुमने क्या किया है, क्या अजीब सा ही हुआ है, लेकिन अगली दफा मैं ना इस दफा का भी जो इवेंट है उसको भी एडजस्ट करके थोड़ा सा बेहतर वो बना दूंगा। अंदाजा था थोड़ा सा खराब हो गया, लेकिन आपने रुल जाना है। तो इस तरह के जो रॉन्ग नंबर है उनसे दूर रहना है, जिन्होंने आपको कहते हैं वो चैप्टर छोड़ दो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वो मत करो। 25 चैप्टर किससे होते हैं यार, बस 13-14 कर लो काफी होता है। शायद मैं भी आपको कहूं कि 13-14 अच्छी तरह से कर लो और बाकी 10-11 को थोड़ा सा हल्का कर लो, छोड़ना नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूंगा कि हाँ भाई ये वाले चैप्टर्स हैं जो ज्यादा आ रहे हैं, ये हैं जो कम आ रहे हैं, ये हैं जो आईकेप को ज्यादा पसंद है, हम इसको ज्यादा अच्छा तैयार करें, ये थोड़े कम पसंद है, हमें इस लेवल पर तैयार हो कि पेपर में सवाल आए तो हमें दुख ना हो कि ये तो मैंने छोड़ा हुआ था। तो ये ओवरऑल ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस बिजनेस लॉ के साथ। सिलेबस आउटलाइन को देखें तो हमारा सिलेबस 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, बिजनेस लॉ का पोर्शन और कंपनी लॉ का पोर्शन। इसको बिजनेस लॉ डायनामिक्स कहते हैं पेपर को, और इसमें अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो ये मर्केंटाइल लॉ कहलाता है, तिजारती कानून, और ये कंपनी लॉ है। लेकिन हम लोग इस पोर्शन को बिजनेस लॉ कह देते हैं क्योंकि इसका पुराना नाम बिजनेस लॉ था, कैफ 4, और नीचे वाला जो पोर्शन है उसका कंपनी लॉ नाम था। तो अब ये इस तरह से करके पहली ग्रेड और दूसरी ग्रेड बन गई है, जिसमें चैप्टर्स की तरतीब है। पहली ग्रेड में लीगल सिस्टम है पाकिस्तान का 3 से 6 मार्क्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 25 से 32 नंबर के लिए, और अदर लॉज हैं 15 से 20 नंबर के लिए। कंपनी लॉ में उसकी इनकॉर्पोरेशन और जो शुरू वाली बातें हैं वो 12 से 17 नंबर की हैं। दिस इज दैट पोर्शन जो मैं कह रहा था कि मैं उसे एक हफ्ते की ब्रेक से पहले ये वाला पोर्शन कवर करा दूंगा, जिसमें 3 चैप्टर्स आउट ऑफ 10। फिर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 10 से 15 नंबर का पोर्शन है, सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। और देन रेस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स इस बड़े पोर्शन में है 20 से
25 नंबर के लिए, जिसमें मिसलेनियस चीजें। अगर मैं इसको थोड़ा सा और तोड़ के बताऊं तो ये वाली साइड पे बी लॉ का सिलेबस चल रहा है और ये साइड पे सी लॉ का सिलेबस चल रहा है। आईक्यूएफ की जब किताब आई है तो उसने कहा एक वॉल्यूम 1 है, एक वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 इज बी लॉ, वॉल्यूम 2 इज सी लॉ। और चैप्टर नंबर की तरतीब 1 से लेके 25 तक नहीं गए हैं, पहले 1 से 15 तक यहाँ चलाया है, फिर दोबारा 1 से लेके 10 तक वहां चलाया है। तो हम भी इन्हीं चैप्टर्स को इन्हीं नामों से पुकारेंगे। हालांकि अगर ये चैप्टर्स के नंबर बदल देते तो जरा इजी होता है कि हाँ भाई ये 25 चैप्टर्स में से इतने चैप्टर इस तरह से। एक बात तय है, 10 चैप्टर हैं सी लॉ में और 15 चैप्टर हैं बी लॉ में। तो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग कम मेहनत है सी लॉ में और ज्यादा मेहनत है बी लॉ में, लेकिन असल बात थोड़ी सी डिफरेंट है। सी लॉ के 10 चैप्टर्स में मवाद बहुत है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, और बी लॉ के चैप्टर्स में कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे से भी हैं, बट वहां लॉजिकली साउंड होना होता है, अपने दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। तो बी लॉ और वर्सेस सी लॉ में सी लॉ का पास रेट ज्यादा अच्छा होता है और बी लॉ का कम होता है। क्योंकि सी लॉ में जो है ना, जो चालाक बच्चा है वो भी कामयाब हो जाता है और जो रट्टा मारता है वो भी कामयाब हो जाता है। बी लॉ के अंदर आपको थोड़ा सा जरा ज्यादा अपनी लिखाई, अपनी चालाकी, सिनेरियो को समझना आपको ज्यादा बेहतर आना चाहिए। तो मैं अक्सर ये करता हूँ कि जो रिपीटर्स हैं उनके लिए मैं सी लॉ से स्टार्ट लेता हूँ। जब ये कंबाइन भी होता था तो सही होता है कि जब लोगों ने पहली दफा पढ़ा होता है ना, पहले बी लॉ पढ़ा होता है, बी लॉ पढ़ते पढ़ते आधे तक पहुंच के थक गए होते हैं, फिर सी लॉ शुरू होता है तो एक पहाड़ सा लगता है, अब वो उस तरह से कवर नहीं होता। और इस दफा तो खासतौर पे सिचुएशन सपोर्ट भी ऐसे कर रही है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ सी लॉ करना है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों करना है। तो हम लोग यहाँ सी लॉ के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम बी लॉ के पोर्शन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। एक चैप्टर आपने इसकी वेटेज देखी थी 3 से 6 नंबर, सिर्फ एक चैप्टर। फिर उसके बाद जो अदर बिजनेस लॉज हैं 1 2 3 4 5 मुनासिब साइज के चैप्टर, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े चैप्टर्स नहीं है। देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके 9 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक। कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। फिर सी लॉ की बात करें तो पहले 3 चैप्टर्स की हमारी 12 से 17 नंबर की ग्रेड, फिर 10 से 15 नंबर की ग्रेड में सिर्फ ये 2 चैप्टर्स, और देन 20 से 25 की ग्रेड में ये बाकी 5 चैप्टर्स। ये अभी शायद उतना नहीं समझ आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे होंगे, हम चीजों को कवर कर रहे होंगे, तो हम उसको साथ साथ समझते चले जाएंगे। ऐसे में मैं कुछ ऐसी बात करने लगा हूं जिसको उन्होंने नहीं सुनना जिन्होंने डायरेक्ट अभी पहली दफा बीएलडी पढ़ना स्टार्ट किया है, या वो जो सिर्फ सी लॉ पढ़ रहे हैं और पहली दफा पढ़ रहे हैं। अब मैं बात करने लगा हूं रिपीटर्स के लिए। जो रिपीटर है उनका एक बड़ा कॉमन सवाल है कि सर बी लॉ में क्या चेंजेस आई हैं और सी लॉ में क्या चेंजेस आई हैं। तो बी लॉ का चैप्टर 1 उसी तरह से है, चैप्टर 2 से लेके 10 तक भी उसी तरह से हैं, चैप्टर 11 12 13 भी उसी तरह से है। लोगों ने पीछे बी लॉ में 18 चैप्टर्स पढ़े हुए थे, 13 चैप्टर्स के साथ आई कि अपने कोई छेड़छाड़ नहीं की। वो 13 चैप्टर उसी तरह से वही 13 चैप्टर्स हैं, 100% वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस। फिर हमारे पास चैप्टर 14 और 15 होता था। वहां चैप्टर 14 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डील करता था और 15 पुराना जो होता था वो चेक्स को डील करता था। उन्होंने चेक वाले चैप्टर को माइनस किया और चेक की प्रॉपर्टीज उठा के चैप्टर नंबर 14 में डाल दी। और चैप्टर 14 में से कुछ टॉपिक्स बहुत ही हल्के से माइनस कर दिए। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का एक टॉपिक होता था, उसको उन्होंने उसमें से माइनस कर दिया कि हाँ इस पे बात नहीं होगी, और एंडोर्समेंट का एक टॉपिक था वो माइनस कर दिया। 2 चीजें उन्होंने माइनस की और बाकी तकरीबन वही चैप्टर 14 है जैसे पहले पढ़ा था। और जो माइनस किया उस पर इतने गमगीन हो गए कि चैप्टर 15 में से प्रॉपर्टीज उठा के डाल दी। तो 15 माइनस तो हुआ है, लेकिन उसके अंदर चेक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उन्होंने चैप्टर 14 में डाल दिया है। फिर पुराने जमाने में 3 चैप्टर होते थे, 16 17 18। 16 में 2 लॉज होते थे 2-2 सफे के, 17 में 2-2 सफे के 2 लॉज थे, और 18 में 2-2 सफे के 2 लॉज थे। उन 6 में से 4 साइड पे कर दिए और 2 लॉ जोड़ दिए इस वाले चैप्टर में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आर्बिट्रेशन का एक्ट। तो जिन्होंने पीछे बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ है उनके लिए पहले 13 चैप्टर्स, बल्कि समझे तकरीबन 14 चैप्टर्स उसी तरह से हैं। और उसके बाद जो है वो जो उनके 3 चैप्टर्स में 6 लॉज थे, उनमें से 4 लॉज 2-2 सफे के उन्होंने नहीं पढ़ने और 2 लॉ उठा के उन्होंने पढ़ने हैं। और चेक के डिटेल्स खत्म हो गई हैं, लेकिन जो चेक के एसेंशियल्स थे वो मौजूद है। ये चेंजेस हैं बिजनेस लॉ के अंदर, जो कैफ 4 पेपर होता था। अब अगर मैं कैफ 7 पेपर की बात करूं तो इसमें होते थे 12 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 12 वाइंडिंग अप का होता था, कि अपने खत्म कर दिया।
देन उसके बाद चैप्टर नंबर 6 का आधा चैप्टर नंबर 5 में ऐड कर दिया। चैप्टर 6 के अंदर दो पोर्शन थे, प्रोस्पेक्टस और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पूरा का पूरा ऐड कर दिया और प्रोस्पेक्टस वगैरह की बेसिक डिटेल्स उठा के ऐड कर दी। तो चैप्टर 5 हमारा एनरिच हो चुका है। पुराना चैप्टर 5 प्लस पुराने चैप्टर 6 का तकरीबन हाफ पोर्शन वो इसमें आ चुका हुआ है। सिर्फ टोटल ये दो प्रॉपर चेंजेस हैं जो इस दफा ICAP ने किए हैं। एक चैप्टर डिलीट कर दिया और दो चैप्टर्स को मर्ज कर दिया और कंटेंट में से समझे 2 सफ़े माइनस कर दिए। तो याद रहेगा, ये उन लोगों के लिए है जो रिपीटर हैं, खासतौर पे जो ऑनलाइन हजरात हैं। क्योंकि इस क्लास में ना मुझे ही लग रहा था कि शायद मुझे आप सारे लोगों को साइड पे बिठा के ना कैमरे को देख देख के बातें करनी चाहिए। हमारी क्लास का 5 गुना एडमिशन है इस वक्त ऑनलाइन में, पता नहीं क्यों। लोगों को अभी भी लग रहा है कि हाँ ठीक है चलो ये तो वही लाइट सब्जेक्ट है ना, लाइट सब्जेक्ट 1 प्लस लाइट सब्जेक्ट 2 इनको ऐड करें तो इज इक्वल टू लाइट सब्जेक्ट। हालांकि शायद ऐसा नहीं है, एक लाइट और दूसरा लाइट जब इकट्ठे होंगे तो वो हैवी हो जाएगा। बट अगेन चूंकि बहुत सारे लोग दूसरे शहरों से होते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन क्लास कन्वीनियंट होती है। तो इस वक्त सरप्राइजिंगली इस क्लास में बहुत एबनॉर्मल स्टैट्स हैं। ऑनलाइन हमारा फिलहाल 5 गुना है और आगे जाके या तो शायद 6-7 गुना हो जाए। फिर हमारे जो फिजिकल बच्चे हैं वो भी अभी तक माशाल्लाह से पूरे आने के लिए तैयार नहीं। तो अगले 2-3 दिन में आहिस्ता आहिस्ता कुछ और बच्चे, कुछ और चेहरे भी नजर आ रहे होंगे और वो आगे पूछेंगे अभी तक क्या चला। तो आप तो ने कहना है कि पहले वीक की क्लासेस हम लोग यूट्यूब पे साथ साथ शेयर कर रहे होते हैं ट्रायल क्लास के तौर पे कि हाँ भाई पोस्ट रिजल्ट का बैच स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा ना हो कि एक बच्चा क्लास में एडमिशन ले ले और 4 दिन बाद कहे यार टीचर तो बहुत जज्बाती हो गया, मैं तो नहीं पढ़ना इधर, या उसको वो लगे कि भाई मेरा कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही। तो हम अपनी जितनी भी प्री रिजल्ट की क्लासेस होती हैं, पोस्ट रिजल्ट की क्लासेस होती हैं, हम उसको एक हफ्ते तक यूट्यूब पे साथ साथ डालते रहते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो लोग आने से पहले उन क्लासेस को देख के उन्हें समझ आ जाए कि हाँ भाई इस तरह से पढ़ाई हो रही है। अगर वो उनका मुताबिकत खाता है मिजाज तो वो क्लास में आ जाए, उनको क्वालिटी भी पता लग जाती है कि ऑनलाइन क्या होगा, स्क्रीन पे किस तरह से नजर आ रहा होगा, टीचर किस मोड में पढ़ा रहा होगा, वो सब भी पता लग जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि चूंकि इस वीक लोग साथ साथ ज्वाइन करते रहते हैं तो जैसे ही कोई बच्चा ज्वाइन करता है वो कहता है मेरा पोर्टल कहाँ है, मुझे एनरोलमेंट, ये सारी चीजें। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हम एक दफा उस हफ्ते भर में जितने भी स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए उनको फिर हम बल्क में प्रोसेसिंग करके और उनको सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर कोई बच्चा बीच में अचानक से ज्वाइन करे और कहे ये सर क्या बातें कर रहे हैं, ये मुझे तो नहीं समझ आ रही, जो तीसरे चौथे दिन आएगा वो परेशान होगा। तो आपने उसे कहना है कि भाई तुम वो यूट्यूब पे जो पीछे वाली वीडियोस हैं वो देख लो, तुम इस हफ्ता वो वाली वीडियोस देख के अगले हफ्ते से क्लास के साथ जुड़ जाना। क्योंकि लोगों को लगता है कि क्लास शुरू होके जो शुरू के 3-4 दिन होते हैं तो पता नहीं क्या होता है। शायद होता है कि वो नहीं होता, एक जनरेटर चलाए तो पहले वो गर्म होता है फिर वो चलना स्टार्ट होता है। तो जी अभी तो टीचर गर्म हो रहा है फिर उसके बाद चलना शुरू होगा। हमारे पास इतना मार्जिन ही नहीं है, जितना सिलेबस है हम लोग पहले दिन से फुल गर्म है, ठीक है, बस बिजलियां निकलती नजर आएंगी। तो मैं तो बहुत ही जज्बाती हुआ होगा, आप लोग अल्लाह करे आप साथ दे रहे हो। तो इंटरेस्टिंगली जो प्री रिजल्ट क्लास होती है उसमें उतना ज्यादा साथ साथ पास पेपर्स के ऊपर भी डिस्कशन नहीं होती जितनी पोस्ट रिजल्ट में होती है। क्योंकि प्री में तो भी उनके सुहाने दिन चल रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे होते हैं। तो ये वाली क्लास जो है ना, हम ये क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इंशाल्लाह फरवरी के फर्स्ट वीक में इसको खत्म करेंगे। आपका ICAP का पेपर होने से तकरीबन 1 महीने पहले इंशाल्लाह ताला हम ये क्लास खत्म कर चुके होंगे। और जब खत्म होगी तो उसके बाद कम टाइम में रिवाइज करने के लिए आपके पास 12 दिन की रिवीजन क्लासेस मैं सॉफ्ट में अवेलेबल करवा दूंगा। क्योंकि अगर मैं 7 तारीख से आगे 12 दिन तक या 2 हफ्ते तक आपको कराऊं तो उसके बाद तो 1 हफ्ते बाद तो ICAP का इम्तिहान सर पे खड़ा हुआ होगा। तो होगा ये कि जब हमारे आखिरी 2 हफ्ते चल रहे होंगे या आखिरी 3 हफ्ते चल रहे होंगे तो उस वक्त पैरेलल में कुछ और लोगों को कुछ क्रैश कोर्सेज भी करा रहा हूँ जिनको हमने 2 हफ्ते के अंदर 2-2 घंटे की क्लास में पूरा सिलेबस फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज कराना होगा। तो अगर तब तक आपने सीलो पढ़ा हुआ और आप सीलो को रिवाइज अदर दिन क्लास करना चाहें तो वाली एक अलग क्लास होगी और उसमें सीलो का पोर्शन चल रहा होगा। उस क्लास का हमारी क्लास से क्लैश तो नहीं आ जाएगा? कुछ का लॉजिकल जवाब होगा। अगर टाइम से क्लैश आ गया फिर क्या करेंगे? कोई तो होगा जो सोच रहा होगा। हाँ जी, अगर दोनों मैंने पढ़ानी है, मैं जो मर्जी टाइम टेबल रख लूंगा वो दोनों आपस में टकरा ही नहीं सकती। तो मतलब अगर किसी और टीचर ने पढ़ानी होती तो फिर तो होता ना कि वो टीचर क्रैश करा रहा है, सर वो क्रैश लें या आपकी क्लास लें। तो वो बहरहाल इस क्लास से क्लैश नहीं कर सकती क्योंकि यही एक इंसान दोनों काम कर रहा होगा। तो इसलिए आपके पास क्वेश्चन मौजूद होगा। अगर उस वक्त आप चाहेंगे अभी मैं 6 दिन में सीलो को तो इसे रिवाइज कर लूं तो आप उसको रिवाइज कर सकेंगे। वो वाली रिवीजन हमारी स्टार्ट होगी 19 जनवरी से तकरीबन।
रिकमेंडेड नहीं है आपके लिए, लेकिन उनके लिए जो कि 1-1.5 महीने बाद भूल भाल गया हो कि अच्छा वो सीलो में पढ़ा था, जरा रिवाइज हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन कहने का मतलब है कि वो जो अलग से प्री रिजल्ट वालों की रिवीजन के लिए वो क्लास हो रही होगी, वो क्लास के 2 हफ्ते भी उठा के मैं आप लोगों के पोर्टल पे भी डाल दूंगा, और जो आप में से फिजिकल ओनली होगा, आप लोगों का ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक होता है, उस गूगल ड्राइव के लिंक में हम चीजें साथ साथ अवेलेबल कर रहे होते हैं, मैं वहां वो सारी वीडियोस भी अवेलेबल कर दूंगा। डन? तो क्या हम तैयार? अल्लाह खैर करे। एक बात तो आपको समझ आ गई है, बड़ी स्लो क्लास है ये। 2:06 पे तो मैं क्लास में घुसा था, फिर बच्चों को देख के परेशान हुआ था कि यार कितने गए बच्चे, फिर हुआ कि नहीं बच्चे तो आहिस्ते आहिस्ते ही आएंगे, बच्चे अक्सर तो कैमरे के पीछे चले गए। फिर उसके बाद जनरल डिस्कशन हुई, फिर पेपर के मसले, फिर और मसले, और वो सारा कुछ करके, और अगर ये 1.25 घंटे की क्लास है और अभी भी इसमें 25 मिनट बाकी हैं, तो वैसे ही हो जाएंगे हम, तो पागलों की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो पोस्ट रिजल्ट में बरकत बड़ी होती है, क्योंकि सामने जो लोग होते हैं ना, वो रिसेप्टर्स होते हैं, वो तैयार बैठे हुए होते हैं। प्री रिजल्ट वाला बच्चा तो अभी अपनी मनमौजी मस्तियों में होता है, आपके पास वो टाइम तो नहीं है, वो गुजर गया वो टाइम, वो 1.25 हफ्ता 1.25 महीना चला गया। अब तो जो सीरियस होने का टाइम था ना, जब लोग 1.25-1.5 महीने बाद सीरियस होना शुरू होते हैं, आप आए उस वक्त है। तो अब मजा ये आएगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ और सामने वाले सीरियस ना हो तो मेरी भी एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन जब सामने वाले सीरियस होंगे तो ये क्लास में हम प्री वाली क्लास से ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे। पता लगा प्री वालों को शिकायत लगा देंगे, सर ने कहा मैं इधर ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि इधर मैं तो उतने ही जोश से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप ज्यादा जोश से मुझे रिसीव कर रहे हैं। वही वाली बात है कि भाई मैं तो सारे बच्चों को जैसा पढ़ाया, कुछ इतना जज्बाती थे कि मेरिट ले लिया और कुछ फेल भी हो गए। तो बारिश तो सब पे एक जैसी होगी, फूल और निखर जाएगा, कांटा और नोकीला हो जाएगा। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप कांटे हैं तो हमारी बारिश के बाद नोकीले हो जाएंगे, अगर आप एक फूल हैं तो इस बारिश के बाद और निखर जाएंगे। हमारी तरफ से सब पे सेम तरह की बारिश होगी। अब ये आपका अपना ज़र्फ, आपकी अपनी कैपेसिटी और आपका अपना इरादा है कि आप उसको कैसे लेके चले। हम ट्यूशन सेंटर्स हैं, ऐसा नहीं होगा कि ये भाई अगर टेस्ट 2 दफा ना दे तो मैं कहूँ आपका तो मैं दाखिला ही नहीं भेजूंगा, ये वाले भाई को मैं क्लास से निकाल दूं और मैं कहूँगी जी अब आप जो है ना वो क्लास से चले जाएं, तो ये तो ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर देंगे। हम आपको रेगुलेट कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ ट्यूशन प्रोवाइडर्स हैं। आपका दाखिला भी आपने भेजना है, आप किसी दिन एब्सेंट हैं नहीं है, मैं उस पर फाइन रखूं तो अचानक से इंसानी हकूक के ऊपर बात शुरू हो जाएगी, फेसबुक के ऊपर पोस्टें चली जाएंगी कि जी एसबीआई के टीचर ने क्या किया, बच्चों से पैसे कमाने का एक अलग बहाना बनाया कि उसने जो है वो जो एब्सेंट होते हुए बच्चे उन पर फाइन रख दिया। अच्छा मैं कहूँ भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो फाइन से क्लास के बच्चे चाय पियेंगे, तो वो होगा जी क्या गरीब को पढ़ने का कोई हक नहीं है, एक बेचारा गरीब बच्चा आया तो सर ने पूरी क्लास को चाय पिलवाई उससे, सर आपको क्या पता हमारा बाप कितनी मेहनत से पैसे जोड़ जोड़ के वो करता है। इस सारे उसमें लोग भूल जाएंगे कि बच्चा क्लास से एब्सेंट रहा है बार बार, वो जो मुद्दा था वो तो दब जाएगा और एक इमोशनल स्टार सामने आएगा। तो अब मैं एक जमाने में फाइन किया करता था, मैं एक जमाने में जिसने टेस्ट नहीं दिया उसे क्लास नहीं लेने देता था जब तक वो टेस्ट ना दे दे, और सिर्फ फिजिकल क्लास होती थी, जिसकी क्लास मिस हो रही होती थी तो तड़पता था, फिर वो टीए के साथ बैठ के समझता था कि क्या आप सर ने पढ़ाया है। अब जमाना बदल गया, अब ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, बाकी सारी चीजें भी हैं, आवाम भी वो मार नहीं सिर्फ प्यार वाली आ गई है, और जो है वो क्लास लेना इज वन ऑफ योर हॉबी के कभी कभार जाके क्लास भी ले लेते हैं, तो इसलिए ना अब थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे में ना मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी जरूर अदा कर रहूंगा, आप में से जो जो अपने हिस्से की ईमानदारी अदा कर देगा उसके पेपर पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। अब एक प्रॉब्लम है कि चूंकि नया पेपर है तो इसकी हमारे पास पास पेपर एनालिसिस नहीं है, तो मैंने किया ये है कि मैं आपको पुराना वाला जो पेपर था उसका थोड़ा सा एनालिसिस दे दूं। चैप्टर नंबर्स मैंने उसमें वही रखे हैं जो उससे पीछे चलते थे, तो एक आइडिया सा हो जाएगा कि आई के बी लॉ के पोर्शन में ज्यादातर क्या पूछता था और सी लॉ के पोर्शन में ज्यादातर क्या पूछता था। बी लॉ के अंदर ना 6 ऐसे चैप्टर्स होते थे जिनमें से 58% ऑफ बी लॉ पूछ रहा होता था। उस वक्त के 18 चैप्टर्स में से 6 ऐसे चैप्टर्स होते थे। चैप्टर 7 आज भी उसी तरह से मौजूद है, चैप्टर 4 भी अभी 100% वही है, 13 भी वही है, 12 भी वही है, 6 भी वही है और 9 भी वही है। इन सारे चैप्टर्स में कोई तब्दीली नहीं है और ये आईकैप के बड़े फेवरेट से चैप्टर्स होते थे। औसतन यहाँ से 58% ऑफ द पेपर आ रहा होता था। आप किसी और अटेम्प्ट का अगर टोटल करेंगे तो हो सकता है परसेंटेज उससे भी ज्यादा कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 13.5 और 12.5 कितने होते हैं जी? 26 और 15.5 41.5 और 12
53.5 और 4.5, 58 और 8 तो 66। 2/3 ऑफ द पेपर, 1/3 ऑफ द चैप्टर्स में से, 18 में से 6 चैप्टर्स में से 2/3 ऑफ द पेपर। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ चैप्टर्स आईक्यूब को ज्यादा पसंद होते हैं, बट उसका हरगिज ही मतलब नहीं होता कि आपने बाकी चैप्टर छोड़ देने होते हैं। हाँ, इन 6 चैप्टर्स पे बहुत ध्यान से काम करेंगे, इनकी अच्छी ग्रिप हासिल करेंगे, और आपको पता होगा कि ये ट्रेडिशनली भी अहम है। ये जो गूगल ड्राइव पे आपका डाटा दिया जा रहा होगा, तो इस प्रेजेंटेशन की जो पीडीएफ है वो भी वहां अवेलेबल हो जाएगी। कभी भी आप अगर ओपन करके देखना चाहें, समझना चाहें कि आईक्यूब इससे पीछे क्या करता रहा है, तो वहां। तो फिर ये चंद 6 चैप्टर्स ऐसे थे जो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट थे, जहां से तकरीबन 29% ऑफ द पेपर आ रहा होता था, और ये इन चैप्टर्स में से तकरीबन 14% ऑफ द पेपर आ रहा था। इसमें भी ये चैप्टर भी अभी तक मौजूद है। इस चैप्टर में से ये आर्बिट्रेशन एक्ट जिंदा है, कंपटीशन खत्म हो गया, और इस वाले में से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जिंदा है, दूसरा खत्म हो गया। इसका मतलब उन 3 में से भी जो 2 ज्यादा आईक्यूब पूछता था, आईक्यूब ने उन दोनों को जोड़ के एक बना दिया। ये चैप्टर भी अभी मौजूद है, ये भी मौजूद है, थोड़ी सी चेंज आई है, ये भी मौजूद है। तो टेक्निकली आईक्यूब ने जो माइनस किया ना, वो किया है जो उसको पसंद भी नहीं था, और जो उसे पसंद था वो अभी भी सिलेबस का हिस्सा है। अगर इसी तरह का एनालिसिस मैं सीलो वाली साइड पे करूं, तो सीलो में 4 चैप्टर्स में से 61% ऑफ द पेपर काफी पसंद था कि आपको ये 4, इन 4 चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा उन्हें पसंद था वाइंडिंग अप, जो उन्होंने खत्म कर दिया। ये एडवांस टॉपिक था, वो कैफ 7 तक बच्चे पहुंचते थे, तो उनको जरा ज्यादा समझ आता था। हालांकि इतना कोई एडवांसमेंट नहीं थी उसमें, लेकिन ये वो चैप्टर है जो उन्होंने डिलीट कर दिया। तो अब ये 3 चैप्टर्स पीछे वाले इंपॉर्टेंट, और ये 3 चैप्टर्स को अगर हम जोड़ें तो ये मिला के तकरीबन आपका वही 66% से ऊपर बन जाएगा। अगर वो चैप्टर निकाल दें तो टोटल डिनोमिनेटर भी तो चेंज हो जाएगा ना। तो इससे हमें सिर्फ रफ अंदाजा होगा कि ये जो आईक्यूब में मुख्तलिफ अटेम्प्टें आती हैं, जो रिजल्ट आते रहे हैं, उसमें उनका पैटर्न क्या होता था, चीजें किस तरह से लेके चलते थे। पेपर का पैटर्न ओल्ड 15% वो होते थे। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे बार बार ना ओल्ड के साथ रिलेट करना है, क्योंकि पोस्ट रिजल्ट क्लास में अक्सर रिपीटर्स भी होते हैं। शायद सामने वालों में कोई ना बैठा हुआ हो, लेकिन ऑनलाइन में एक अच्छी भली दुनिया ऐसी हो सकती है जो रिपीटर हो। तो आप लोगों ने जो इससे पहले पैटर्न देखा था, यहाँ होते थे 15 नंबर के एमसीक्यूज और 85% की होती थी थ्योरी या सब्जेक्टिव टाइप सवाल। अब पैटर्न बदल गया है। अब हमारे पेपर के 2 पार्ट्स होंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा नक्शे में बनाने की कोशिश करूं, पार्ट ए और पार्ट बी। बीएलडी का पेपर 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हुआ आएगा। पार्ट ए डील कर रहा होगा बिजनेस लॉ के पोर्शन को, और पार्ट बी डील कर रहा होगा सी लॉ के पोर्शन को। एक बच्चा जिसका दोनों में से कोई भी पास नहीं है, उसको अब इकट्ठे ही दोनों देने हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो इनमें से कोई हाफ पोर्शन दे दे। लेकिन अगर किसी बच्चे के इन 2 में से कोई एक पास है, बी लॉ पास है या सी लॉ पास है, तो जो उसका रहता है बस उसने वो पार्ट देना है। फॉर एग्जांपल आपका बी लॉ पास है, आप में से किसी का सी लॉ का आप 50 नंबर का पेपर देंगे। आप जाएंगे उसी तरह से सारे स्टूडेंट्स की तरह उसी दिन आईक्यूब में जाएंगे जिस दिन बीएलडी का पेपर है, उसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली कमती लॉ वाले बच्चों का वो हॉल डिफरेंट कर देंगे, नहीं तो उनको आइडेंटिफाई कर देंगे कि जी आप में से आधे सी लॉ वाले हैं और आधे कंप्लीट बीएलडी वाले हैं। तो जो हाफ सी लॉ वाले होंगे वो आधा टाइम बैठेंगे, सबको बराबर रीडिंग टाइम मिल जाएगा 15-15 मिनट का। उसके बाद जो सीलो वाले हैं उनको 1.5 घंटे बाद पेपर अपना हैंड ओवर करके जाना होगा, और वो सिर्फ पार्ट बी को अटेम्प्ट करेंगे जिनका बी लॉ पास है और सी लॉ रहता है। वाइस वर्सा, अगर आपका बी लॉ रहता है और सी लॉ पास हुआ हुआ है तो आप सिर्फ पार्ट ए दे रहे होंगे। हर पार्ट अपने अंदर एक 50 नंबर का पूरा पेपर होगा। दोनों पार्ट्स में 10 एमसीक्यूज आएंगे और 40 सब्जेक्टिव्स आएंगे दोनों तरफ। तब एमसीक्यू आईक्यूब की इस बराबरी की ख्वाहिश की वजह से 15 से बढ़ के 20 नंबर के हो चुके हैं। तो पेपर में 20 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और 80% सब्जेक्टिव। तो जो जिन्होंने पुराना पढ़ा हुआ था, अब एमसीक्यूज की वेटेज 15 से बढ़ के आईक्यूब उस वक्त ये कहता था कि हम इस पूरे पेपर का 40% नॉलेज बेस्ड पूछेंगे और 60% एप्लीकेशन बेस्ड। उस वक्त क्या होता था, जब आप बी लॉ का पेपर देने जाते थे तो बी लॉ में यू एक्सपेक्ट के 40% रट्टा आएगा और 60% लॉजिक आएगी। जब सी लॉ में भी जाते थे तो भी ऐसा होता था। तो
जिस वक्त ये कंबाइंड हो जाता है तो आईक्यूब सोचता है कि हमने पूरे पेपर में 40% डाटा पूछना है और 60% लॉजिक पूछना है। सीलो का मिजाज ऐसा है कि वहां पे चीजें क्रैमिंग वाली ज्यादा हैं, लिस्टें ज्यादा हैं, प्रोसीजर्स हैं, नंबर ऑफ डेज हैं, पेनल्टीज हैं, तो वहां से आईक्यूब को रट्टा पूछ के मजा आता है। तो जिस वक्त ये पेपर कंबाइंड होता था तो उस वक्त तकरीबन 35 एक नंबर का रट्टा सिर्फ सीलो के पोर्शन से पूछ लेता था आईक्यूब। लोग क्या करते थे, जो रटे के शौकीन होते थे वो सीलो को बड़ा अच्छा तैयार कर लेते थे और उस 35 में से 30 नंबर तो ले लेते थे, फिर रेस्ट ऑफ द पूरे पेपर में उन्होंने सिर्फ 20 नंबर और पकड़ने होते थे। दोनों पोर्शंस में पास होना जरूरी नहीं है, हो सकता है आपके यहां से 13 नंबर आ जाएं और हो सकता है यहां आपके 37 नंबर आ जाएं 50 में से, दोनों मिलके 50 हो गए, आप पास। दोनों मिलके 49 हो गए, आप फिर भी पास। दोनों मिलके 48.5 हो गए, आप फिर भी पास। आपने कम से कम 48.5 नंबर लेने हैं पास होने के लिए। आईक्यूब डेसिमल में नंबर देता है नहीं, जब भी डेसिमल में नंबर आते हैं उसको राउंड अप कर देता है, तो 48.5 राउंड अप हो जाएगा 49 पे, और 49 पे आईक्यूब फेल नहीं करता। ऑफिशियल पॉलिसी है कि हम 50 वाले बच्चों को पास मानते हैं, लेकिन 49 वाला इतनी इमोशनल माहौल जनरेट कर देगा कि भाई एक नंबर रहता था, क्या जा रहा था आपका। तो आईक्यूब काफी अरसा हो गया, शायद कई साल के बजाय कई दिहाइयां कहें तो बात, कैफ के अंदर वो 49 पे फेल नहीं करता है। जिम्मेदाराना स्टेटमेंट। आपको कुछ लोग मिलेंगे कहेंगे मेरा 49 पे फेल हुआ, आपने फौरन से कहना जरा मुझे आईक्यूब का पोर्टल खोल के लॉग इन करके दिखाओ तुम्हारा 49 पे फेल हुआ या नहीं। मैं कई साल से तहकीक में, मुझे नहीं मिला। वो आगे से कह रहा है कि अपने ज्यादा काटे आईक्यूब ने 49 बनते थे उसने 48। हाँ, अब अगर वो कहेंगे जी 49 बनते थे और आईक्यूब ने 48 कर दिया तो इसका तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप कहेंगे यार बनते तो 12-13 थे, शुक्र करो 48 तक पहुंचा दिया आईक्यूब ने। आईक्यूब का ऑफिशियल सिस्टम है 40+। 40+ वाले बच्चों को मॉडरेशन से गुजारा जाता है। इन बच्चों को आईक्यूब इनके पेपर को दोबारा रिव्यू करता है और जो जो सवाल मुश्किल थे आईक्यूब को एक्सटर्नल जो रिव्यूअर ने बताए उन सवालों में देखते हैं इनको कितने नंबर मिले, इनको थोड़े से और इजाफी नंबर देते हैं। आईक्यूब 40+ के सारे बच्चों को धक्का मार के कोशिश करता है कि क्या ये पास हो सकते हैं। कुछ पास हो जाते हैं, कुछ को बहुत धक्का मार के भी आईक्यूब बहुत खींच के भी 47-48 तक ले जाता है, बस हो जाती है आईक्यूब की भी। वो कहता है इससे ज्यादा ना टू मच हो जाएगा। ऐसा ना हो कि बच्चा कहे कि मैंने तो अटेम्प्ट ही 43 का किया था, मेरे कैसे 50 नंबर आ गए। तो 40 से ऊपर वाले बच्चों को हम कहते हैं मॉडरेशन के प्रोसेस से गुजरे। मॉडरेशन का प्रोसेस है जिसमें आईक्यूब अपने रिजल्ट को बेहतर करने की कोशिश करता है। जिस लेवल के हमारे एग्जाम आते हैं उस लेवल का अगर रिजल्ट आ जाए तो लोगों का एतबार इंसानियत से ही उठ जाए। तो आईक्यूब को अपने रिजल्ट को डिसेंट बनाने के लिए कुछ और बच्चों को धक्का मारना पड़ता है, कुछ और बच्चों को मॉडरेट करके उनके रिजल्ट बेहतर करने पड़ते हैं। तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे वो कहते हैं आईक्यूब धक्के से फेल करता है। जेन्युइनली अंदर की बात बताऊं, आईक्यूब धक्के से पास करता है, क्योंकि एक बड़ी तादाद पास होने के करीब नहीं पहुंच रही होती। और अगर रिजल्ट दे देंगे ना 6-7%, तो एकदम से सबको होगा कि भाई तुम फिर 10 पेपर क्यों पूछ रहे हो। अब हम सारे के सारे तो फजूल लोग नहीं है ना, हमें कुछ तो अच्छे लोग भी होंगे। तो 6-7% का मतलब है कि तुम कह रहे हो 94% ने पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए अपने रिजल्ट को डिसेंट बनाने के लिए वो मॉडरेशन करते हैं। तो 40+ वाले को एक जेन्युइन चांस मिल जाता है कि वो पास होने के करीब पहुंच जाता है। वापस इधर आते हैं, दोनों में अलग अलग पास नहीं होना, लेकिन जो दे ही बी लो या सी रो रहा है उसको 25 नंबर लेने होंगे 50 में से। और इस दफा 24 वाले को धक्का नहीं लगेगा, मार्जिन कम हो गया। अब देखिए ना, 100 में से 48.5 वाला पास होने पे पहुंच गया और 25 में से 25 ही, मतलब 50 में से 25 ही पूरे लेने वाला पास होगा। तो जिनका अकेला पेपर है उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, उन्होंने सोचना भी नहीं है चैप्टर छोड़ने के बारे में या हल्का खेलने के बारे में। और जो सारा लेके चल रहे हैं, जब ज्यादा पैनिक हो तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा इजी हो सकता है। मैं आपको बताया ना कि मेरिट सर्टिफिकेट वाला बच्चा तक मेल करके पूछता है सर चैप्टर ज्यादा भारी हो रहा है क्या, मैं इस वक्त इसमें से थोड़ा सा छोड़ दूं। इंसान है ना, सारे इंसान है, ऐसा नहीं है कि आप लोग फरिश्ते हैं और मैं कहूँ बस जो मैंने आपको बता दिया फॉलो कर लेंगे। लेकिन जब फंस जाए तो ऐसा करना है, जब ना फंसे तो कोशिश ये करनी है कि अच्छी तरह से चले। चूंकि सीलो में ज्यादा रट्टा है तो जो मेरी किताब है उसके अंदर मैंने एक सफे पे सीलो के सारे चैप्टर्स की स्ट्रेटेजी बताई है कि अगर कम टाइम हो आखिरी 1-2 दिन में तो ये सिलेक्टेड टॉपिक तैयार करने से भी वो कुछ ना कुछ ग्रिप में आ जाएंगे। अभी उस तरफ भी बात करते हैं। तो ये ओल्ड पैटर्न आपको समझ आया, न्यू पैटर्न मैंने आपको बता दिया है।
कि अब 40-10 और 40-10 किताब कौन सी फॉलो करें। हमेशा आईकेप की हर सब्जेक्ट में अपनी किताब मौजूद होती है और वो अपनी किताब के अंदर क्या करता है, पहले टेक्स्ट डालता है, फिर उसमें एग्जांपल्स डालता है, फिर उसमें सवाल डालता है। लेकिन होता पता है क्या है, एक पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ के नीचे 2 एग्जांपल डाल दिए, उसके नीचे 2 पास पेपर के सवाल डाल दिए, तो पूरे सफे में पढ़ने वाला एक पैराग्राफ निकला। फिर आप अगले सफे पे पहुंचते हैं, आधे सफे तक चीजें लिखी हुई होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, चीजें फैला फैला के लिखी होती हैं, फिर बहुत ज्यादा एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा पास पेपर के सवाल। तो होता ये है कि उसी में ही एमसीक्यूज भी बहुत सारे डाले हुए होते हैं, उसी में बाकी सारी चीजें। तो हुआ ये कि 300 सफे की एक किताब और 300 सफे की दूसरी किताब बन गई, जो आईकेप की ऑफिशियल किताब है। जो सेल्फ पे पढ़े होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी किताब होती है, वो समझाती है, एग्जांपल्स देती है। लेकिन जो सेल्फ पे नहीं पढ़ रहे और जो किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो टीचर क्या करता है, कॉन्सेप्ट बताता है, फिर उसको आसान अल्फाज में आपको लिखवाता है या आपको नोट्स में दे देता है, और उसकी एग्जांपल जबानी दे देता है, क्योंकि एग्जांपल आपने रट्टा नहीं मारनी होती है। और अगर किताब में भी डाले तो किताब में अपने नोट्स से थोड़ा सा साइड पे कर देता है, ताकि आप लोगों का नोट्स का पोर्शन खराब ना हो। बात समझ आए? तो ऐसे में आपकी अपनी मर्जी, अगर आपको आईकेप की किताब अच्छी लगे तो आप यूज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 5 सितारे नजर आए थे, इनमें से किसी ने आईकेप की किताब यूज नहीं की थी। तो मेरी अपनी किताब जो है ना, वो 2 पोर्शंस में मौजूद होती है, एक वॉल्यूम 1 कहलाता है, एक वॉल्यूम 2 कहलाता है। आप अगर बुक शॉप पे जाके उनसे कहेंगे जी मुझे वॉल्यूम 1 चाहिए, तो वॉल्यूम 1 इज नोट्स ओनली, सिर्फ नोट्स। तो तकरीबन इफेक्टिवली 150-200 सफे का एक आपको एक सेट मिल जाता है। उस किताब में सिर्फ और सिर्फ नोट्स होते हैं, और वो कुछ हेल्पिंग मटेरियल एट द एंड, एग्जांपल्स और वो सारी चीजें जो नोट्स पोर्शन से हटके होती हैं। ये है वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 2 क्या है? वॉल्यूम 2 है आपकी प्रैक्टिस किट, क्वेश्चन बैंक। 2009 में आईकेप ने सोल्यूशन देने शुरू किए थे अपने जो पेपर है। तो 2009 से लेके पिछली अटेम्प्ट तक जितने भी सवाल चैप्टर वाइज आईकेप ने पूछे हैं, वो उस चैप्टर में सवाल नजर आएंगे, फिर एंड पे उनका सोल्यूशन नजर आएगा। सोल्यूशन के साथ एक डॉक्यूमेंट होगा, एग्जामिनर कमेंट, जिसमें उस सवाल को उस अटेम्प्ट में चेक करने के बाद आईकेप ने क्या रोने धोने का मुजाहरा किया था कि बच्चों ने ये टिपिकल गलती की, बच्चों ने ये ऐसे लिखा, मैं यूं चाहता था, बच्चों ने ऐसे किया। और एक मार्किंग स्कीम के कितना लिखने के कितने नंबर और कितना लिखने के कितने नंबर। ये बड़ी अहम चीजें हैं। लोग क्या करते हैं, लोग सवाल देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एग्जामिनर क्या किस बात पे उलझा था, और ये भी नहीं देखते कि कितना लिखने के कितने नंबर है। तो इससे पहले कि मैं लोगों को कहता रहूं कि नेट से डाउनलोड कर लें, डॉक्यूमेंट पढ़ लें और कोई भी नहीं पढ़ेगा, मैंने उसी वॉल्यूम 2 में सब डाल दिया। तो वॉल्यूम 1 छोटे साइज की किताब है और 150 के करीब सफे की, और वॉल्यूम 2 बड़े साइज की किताब है और कुछ 350 सफे की। क्योंकि उसमें सिर्फ अब आईकेप ने क्या किया हुआ, वो सारा क्वेश्चन बैंक भी बीच में फिट किया हुआ है, एग्जांपल्स भी बीच में फिट की हुई हैं। तो आईकेप के बन गए 300 सफे के 2 वॉल्यूम। तब ऐसे में फॉर नोट्स वॉल्यूम 1 आप यूज करेंगे, फॉर पास पेपर्स प्रैक्टिस आप वॉल्यूम 2 इस्तेमाल करेंगे। तो वॉल्यूम 2 में फिर कोशिश ये की है कि जाहिर है जब हम कहेंगे ना सिर्फ क्वेश्चंस वगैरह के लिए किताब, तो बच्चे कहेंगे अच्छा फिर रहने देते हैं, चलो सर क्लास में करा रहे होंगे बस उस वक्त सुन लेंगे, तो लोगों की तवज्जो आउट हो जाती है। तो मैंने अपनी टीम से काफी ज्यादा इसमें वो किया है कि हमने उसको थोड़ा सा हल्के कागज पे प्रिंट करके और बल्क में प्रिंट करके कोशिश की है कि उसकी कॉस्ट कम से कम हो, और फिर हम तकरीबन अपनी कॉस्ट बेसिस पे इसको अवेलेबल करवा दें। तो जो नोट्स वाली किताब है वो 300 में अवेलेबल हो रही है, और जो क्वेश्चन बैंक वाली किताब है वो शायद 450 की है, जो कि कम से कम उससे दुगनी तिगनी है। लेकिन थोड़ा सा पेज को हल्का किया, कुछ और एक्टिविटीज की, और कोशिश की है कि उसको हम बस लोएस्ट पॉसिबल उसमें वो कर दें। उस साइज की किताब कहीं भी किसी भी कॉलेज या बाहर कहीं भी 1200, 1300, 1500, 1800 की मिलती है। और मजे की बात है कि 350 सफों को जब आप फोटोकॉपी भी कराने जाते हैं तो कहानी 1000-1200 से ऊपर चली जाती है। तो कोशिश ये की है कि उसको लोएस्ट पॉसिबल में रखें। तो अब हमारे पास 2 वॉल्यूम हो गए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। हो सकता है आप कहें नहीं सर मैं इतना भी नहीं अफोर्ड कर सकता। ओके, आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसकी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ गूगल ड्राइव का लिंक होगा, मेरी दोनों किताबें वहाँ सॉफ्ट में 100% आपके पास अवेलेबल होंगी। अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदना चाहते और आप कहते हैं मैं सॉफ्ट में से देख के कर लूंगा, तो भी वो है, लेकिन मैंने उसको इतना कम कीमत का करवा दिया है कि आप इस नतीजे पे ना पहुंचे कि यार मैं सॉफ्ट में कर लूंगा, क्योंकि ये आपकी सोच है, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। किताब सामने होती है, उस पर निशान भी लगाता है बंदा, उसे पढ़ भी लेता है, आंखों से गुजार भी लेता है, तो इसलिए उसको बड़ी कम कीमत का रखवाने की कोशिश की है ताकि आपका डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो ये 2 किताबें हैं, एक 300 की और एक शायद 450 की। हो सकता है वो जब कॉस्टिंग करें तो उनको लगे 450 जरा कम हो गया, 500 कर दें।
गालबन 450, तो ये तकरीबन 750 रुपए में आपके पास दोनों तरह के वॉल्यूम आ जाएंगे, फुल फ्लेज प्रैक्टिस नोट्स सारा कुछ मौजूद होगा। और इनमें से कोई भी किताब का अगर खर्चा आप बचाना चाहें, या आप कहीं क्वेश्चन बैंक सर वो जरा हल्का कागज है, मैं तो आप पहले खरीदने से पहले एक दफा देख लीजिएगा कागज आपको बुरा तो नहीं लग रहा। मतलब हल्के कागज का मतलब ये नहीं कि वो पढ़ा ही नहीं जा रहा, मतलब ये है कि वो थोड़ा सा जरा पतला होता है और थोड़ा सा जो है ना जरा रफ होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 1200-1500 की किताब देते हैं वो भी अक्सर वही किताब सफा इस्तेमाल करते हैं। तो वो किताब मौजूद होगी, सॉफ्ट में आपके साथ शेयर हुई भी होगी। तो बस आपने किसी भी टाइम पे इस वजह से अपने पढ़ने को रोकना नहीं है कि मेरे पास किताब नहीं है। फिर अगेन फायदा पोस्ट रिजल्ट का, प्री रिजल्ट में जब बच्चे आए तो ताज़ा सिलेबस चेंज हुआ था, सारा कुछ है, तो मैं तो ओवरनाइट बैठ के किताबों को अपडेट करके उसको कंपाइल करके उसको प्रिंटिंग में भेजा। तो वो सारा टाइम गुजार के उन बेचारों को 3 हफ्ते बाद तो जाके पहला वॉल्यूम मिला और उनको सेकंड वॉल्यूम आज मिलना है, और आपका जो डे 1 है ऑफ क्लासेस उसी वक्त मौजूद है। तो ये फायदा होता है कि पोस्ट में जब आप आते हैं तो तब तक चीजें सेट हुई भी होती हैं और आपको बिल्कुल रिफाइंड डाटा मिलता है। तो क्या वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 की कहानी समझ आई? ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स क्या है? अगेन हमारा एक पैटर्न होगा क्लासेस का, मैं आपको बताऊं टिपिकली क्या हो रहा होगा। हम 6 दिनों को डिवाइड कर देंगे, एक टेस्ट डे और 5 पढ़ाई के दिन। टेस्ट डे या सैटरडे पे होगा या मंडे पे चला जाएगा। मेरे ख्याल में इस कमरे में इसके बाद भी क्लास है, हाँ ये तो मैंने काउंट ही नहीं किया, DSR वाली क्लास है, ठीक है। तो हमारे कोई टीम मेंबर हैं, दफा बाहर उन्हें बता दें कि जो बच्चे हैं उनसे कीमत ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट है। ओवरऑल टिप्स क्या है? मैंने आपको बताया कि हम ये 6 दिन है उसमें एक दिन हम टेस्ट के लिए मुख्तस कर लेंगे, दैट कैन बी सैटरडे, दैट कैन बी मंडे। मेरे नजदीक वीक का सबसे आखिरी दिन या अगले वीक का सबसे पहला दिन ये बड़ा अच्छा होता है। अदरवाइज जब मिड ऑफ द वीक में टेस्ट आता है तो वो सारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। ज्यादातर केसेस में क्या होगा कि सैटरडे पे आपका टेस्ट हो रहा होगा। हम एक चैप्टर जब करेंगे तो मैं एक दिन आके लेक्चर दिया करूंगा, आपको घर से पढ़ने के लिए कहा करूंगा। अगले दिन जब आप आएंगे तो मैं आपसे पिछले दिन के सवाल जवाब करूंगा, 15-20 मिनट पहले पिछला दिन चलेगा और उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर की तरफ चले जाएंगे। आपने घर जाके क्या करना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू मस्ट हैव अ रजिस्टर जिसमें आपने अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। एक अच्छा रजिस्टर आपके पास मौजूद हो, मैंने जो आपको पढ़ाया होगा मैं यहाँ उसकी इंग्लिश दिखा के भेजूंगा। यानी पहले मैं जबानी लेक्चर दूंगा, समझाया, बोर्ड पे कोई डायग्राम्स वगैरह बनाई, फिर उसके बाद आपको कहा कि ये आपने इतना पढ़ के आना है घर से। जब आप घर जाके देखेंगे तो क्योंकि क्लास में वही चीज देखी थी आपने स्क्रीन पे, तो घर जाके 5 मिनट में आप फ्री हो जाएंगे। बट आई रिकमेंड कि आपने 1 घंटा लॉ को देना है घर जाके। अच्छा, बाकी टाइम आपने क्या करना है, मेरी किताब सामने रखी, अपना रजिस्टर खोला, नीट एंड क्लीन करके मेरी किताब को कॉपी पेस्ट कर लिया अपने पास। तो एक रजिस्टर मेंटेन करना है और उस रजिस्टर में चाहे कॉपी पेस्ट कर लें या कॉपी पेस्ट करते हुए लैंग्वेज थोड़ी सी और आसान कर लें, आप इस तरह से कर लें, अपना रजिस्टर बनाना है। फिर जब वो चैप्टर खत्म हो जाए तो मेरी किताब से याद नहीं करना, अपने हैंड रिटन रजिस्टर से याद करना है, जिसकी रिटेंशन ज्यादा जल्दी होती है। जब हम खुद से लिख के अपने लिखा हुआ याद करते हैं तो याद भी जल्दी हो जाता है और रहता भी देर तक दिमाग में। तो सबसे जरूरी एक रिकमेंडेशन इसमें मेरी ये है कि आपने रजिस्टर पे चीजों को लिखना है, ये याद रहेगा। पता लगे घड़ी भी थोड़ी सी 1 मिनट पीछे हुई भी हो, नहीं है हमारे दिन हमारे पास 1 मिनट। तो रजिस्टर बना के आपने रजिस्टर को यूज करना है, रजिस्टर से रिवाइज करना है। फिर डेली आके पिछले दिन के सवाल जवाब पूछने हैं। जब तक लॉजिक क्लियर नहीं है आपने मुझे आगे नहीं बढ़ने देना। अगर आप एक पूरा 1.25 घंटे के लेक्चर में सिर्फ सवाल पूछते रहे, मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने अपने पास एक कैलेंडर बनाया होता, मैंने वीकली एक टारगेट रखा होता कि मेरा कोई एक दिन प्लस माइनस हो भी जाए तो मैं वीक में कहीं ना कहीं उसको कवर कर लेता हूँ। नहीं तो हम सैटरडे के टेस्ट का आधा टाइम करके और आधा टाइम हम लेक्चर की तरफ भी आ जाएंगे, या सैटरडे को क्लास करके मंडे को लेक्चर और उसको वो कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से होगा। टारगेट मैंने आपको बता दिया कि हम इंशाल्लाह ताला फरवरी के फर्स्ट वीक के खत्म होने पे हम अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे, बीलो सीलो दोनों पोर्शन। सीलो जो अकेला पोर्शन है इसी टाइम को हाफ पे डिवाइड कर लें, उतने टाइम में सीलो का पोर्शन खत्म हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई सवाल? चूंकि आखिरी स्लाइड पे ये लिखा हुआ है कि आपके पेशेंस का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ताले पे दुआ,
नाम के साथ ना ईमेल लिखा हुआ है और एक फोन नंबर लिखा हुआ है। ईमेल मेरा ईमेल है, मैं लोगों से ईमेल पे कम्युनिकेट ज्यादातर कर रहा होता हूँ क्योंकि व्हाट्सएप में चीजें बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड होती हैं और मैं 250-300 ग्रुपों में हर सेशन में घुसा हुआ होता हूँ। तो कॉलेज की तरफ से इंतजामिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मुझे ऐड कर दिया होता है। तो मैं व्हाट्सएप फ्रेंडली नहीं हूँ, मैं ईमेल फ्रेंडली हूँ। कोई सवाल किसी भी दिन आप घर बैठ के रात 11 बजे पढ़ रहे नहीं समझ आया, आप मुझे ईमेल कर दें, आसान है। आतिफ आब्दी FCA नाम है तो बस वही आतिफ आब्दी, FCA ICAP की तरफ से तखल्लुस में आतिफ आब्दी मेरा नाम था, तो आतिफ आब्दी FCA@gmail.com। फिर भी अगर आप कहते हैं नहीं सर हम व्हाट्सएप पे करेंगे, तो मेरे साथ एक और जो कुलीग टीचर हैं सर उसामा, उनका नंबर हम कई दफा शेयर कर रहे होते हैं, वो व्हाट्सएप फ्रेंडली हैं तो वो उस पर अवेलेबल है। सेशन में चूंकि मैं लॉ के काफी ज्यादा बैचेस दे रहा था तो वो डाटा की तरफ जरा ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं, तो ऑनवर्ड अगले सेशन से एक बैच मेरा हुआ करेगा, एक उनका हुआ करेगा। तो ये उनका नंबर है, उनसे भी आप राब्ता करके पूछ सकते हैं, मुझे भी ईमेल कर सकते हैं। तो शुक्रिया आप लोगों के पेशेंस का। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन क्लासों को लेके, हमारे पैटर्न को लेके? जी, और मीनवाइल मैं चीजें इकट्ठी करना शुरू कर दूं, बाहर बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। जी जैसे कि आपने बताया कि सीला का जो पोर्शन है वो हाफ टाइम में खत्म हो जाता है, जी जी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स को एंगेज रखने उसके बाद स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे? देखिए हाफ टाइम का मतलब ये है कि अगर आप शुरू करें इसमें आगे तो शायद हम ये कहानी खत्म कर रहे होंगे दिसंबर के एंड पे जाके, या दिसंबर के जनवरी के मिड में क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स में पहले सीला वाला पोर्शन, बाद में बीला वाला पोर्शन। तो 2 हफ्ते वो होंगे जिस 2 हफ्ते में मैं इन सारे चैप्टर्स की पिछली दफा की रिवीजन की वीडियोस ग्रुप में डाल दूंगा, लोग उसको रिवाइज करेंगे और उनका 2 हफ्ते का एक छोटा सा टेस्टिंग स्केड्यूल बना देंगे कि और 2 दिन बाद एक टेस्ट आ गया, ताकि अगर वो लोग साथ साथ रिवाइज करना चाहे तो कर ले। कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे सर अभी आखिरी 1-2 चैप्टर रहते हैं, अब हम एक दफा सारा रिवाइज करेंगे आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो जब सीलो खत्म होगा तो उसका एक पूरा प्लान हम बनाएंगे और उन स्टूडेंट्स को हम अपने से जुदा नहीं होने देंगे, हम उनको कहीं ना कहीं मुख्तलिफ एक्टिविटीज में एंगेज रखेंगे। जी, ऑल क्लियर? ठीक है, सारे ही चाहते हैं कि अगले बच्चे आके क्लास ले, तो बस कल से आपने ना बड़ा एनर्जेटिक होकर आना। और अगर आपके आसपास कोई दोस्त ऐसा है जो एनरोल हुआ है, उसे कहें यार क्लास में आना शुरू कर दो, इसमें अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है ज्यादा। मिलते हैं।